ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओके जी। सुभाष जी, आप ट्रैवल कर रहे हैं खाटू श्याम जी? सवेरे मैं वहाँ उज्जैन गया था। हाँ हाँ तो हाँ। खाटू गया बहुत बढ़िया। और आपका जा रहा हूँ। सो क्या होता है जब हम लंबी यात्राएं करते हैं तो हमारा नाइन्थ हाउस एक्टिव रहता है, और नाइन्थ हाउस हमारा एक्टिव रहता है तो हमको भाग्य की प्राप्ति होती है। सो धर्म से भाग्य प्राप्त होता है। तो सुभाष जी ऐसी लगे रहिए, बहुत अच्छा है। बाकी जो लोग अ, धार्मिक यात्राओं पे नहीं जा रहे हैं या समय नहीं निकाल पा रहे हैं, तो जितना जरूरी लाइफ की बाकी चीजें हैं, उतना ही जरूरी हमारी धार्मिक यात्राएं भी है, बिकॉज हमारा डायरेक्ट भाग्य, लक उसी से निर्भर करता है। तो अगर आप किसी चीज में बहुत दिनों से अटके हुए हैं, कोई काम आपका नहीं बन रहा है, वहां पे लक साथ नहीं दे रहा है, तो एक बार कोई अ, यात्रा करके आइए। पूरी उम्मीद है ऐसा कि वो काम आपका, अटका हुआ काम निकल जाता है, बिकॉज भाग्य को थोड़ा सा पुश मिलता है। ये हुई नाइन्थ हाउस की बात। चलिए जी, आज हम लोग राशि को थोड़ा सा और पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि आज राशि को खत्म कर दें। तो एक शीट खुशबू ने शेयर की होगी आप लोगों से, तो वो आप लोग को जब समय मिले तो वो थोड़ा सा डिटेल्ड शीट है, उसको धीरे धीरे करके आप लोग पढ़ सकते हैं। ओके। ये शीट है वो जिसमें काफी चीजें राशि की कवर की गई हैं। संस्कृत में क्या है, एसेंशन क्या है, बॉडी पार्ट क्या है, बॉडी टाइप क्या है, कलर, डायरेक्शन, दोषा, एलिमेंट, फीट, फ्रूटफुल, बैरन। तो मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ आज की, थोड़े थोड़े एलिमेंट्स और कुछ कुछ चीजें हम लोग, मतलब ऐसा कुछ कुछ राशियों पे कुछ कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें कर लें जिससे कि चार्ट में जब वो राशि आए तो आप लोग कुछ उसके बारे में स्पेसिफिक प्रिडिक्शंस दे सको। तो ये दोनों शीट बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों शीट को आप पढ़ जरूर लेना, और अगर आप याद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एटलीस्ट अपने सामने रखना, क्योंकि जब भी राशि आपको चार्ट में दिखाई दी तो एटलीस्ट जब उसके बारे में काफी चीजें नजर आती हैं, तो जैसे आप बॉडी पार्ट है, सॉरी बॉडी टाइप है, तो अगर आपको लग्न में ऐसी राशि दिखती है तो आप ट्राई करके देखो कि नमस्ते। ऐ- ऐसा व्यक्ति मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसको पढ़ लेना, काफी डिटेल में है, बट अभी हम लोग एक एक राशि के बारे में थोड़ा 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 इंटरेस्टिंग चीजें डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी। तो लेट्स स्टार्ट विद मेष राशि। मेष राशि एक ऐसी राशि है जिसके लॉर्ड, जानते हैं, इसका कलर ब्लड रेड है और जिसका एलिमेंट फायर है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मेष राशि की है कि सूर्य यहाँ पे आके उच्च के हो जाते हैं। मतलब ये राशि हमारे सर के ऊपर है, मतलब जो बॉडी पार्ट का जो ब्रेन वाला हिस्सा है वहां पे ये राशि है। और इस राशि का जो एनिमल है वो मेढ़ा है, मतलब जिसको रैम बोलते हैं इंग्लिश में, जिसका जो बहुत हेड स्ट्रांग होता है। आपने अगर मेढ़े को देखा हो ना, मेढ़ा मतलब भेड़ देखिए ना आपने, भेड़, भेड़ भेड़ तो प्लेन्स में मिलती है, मेढ़ा बेसिकली आपको माउंटेन्स में मिलता है। तो मेढ़े की खासियत क्या होती है कि उसका सर बहुत बड़ा होता है, उसके थोड़े से राउंडेड सींग होते हैं, और उसकी जो पैर होते हैं ना वो बहुत पतले होते हैं, बहुत फुर्तीला होता है। माउंटेन में बहुत स्पीड के साथ वो चढ़ जाता है। तो ये मेष, इसलिए उसको मेष बोला गया है। और सूर्य यहाँ पे उच्च के होते हैं। अब सूर्य के उच्च का होने का मतलब है कि राजा को उच्च का होने के लिए आप कोई और स्थान नहीं दे सकते सिवाय क्राउन के। क्राउन हम कहाँ पहनते हैं? जो हमारा राजा का जो द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ किंग इज द क्राउन, जो जिसको मुकुट कहते हैं। तो मुकुट इज वोन इन द हेड ओनली,
इसीलिए मेष राशि इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट राशि, बिकॉज आप अगर ब्रेन डेड हो गए हो तो फिर इस शरीर का कोई मतलब नहीं, अगर आपका ब्रेन चल रहा है तो ये शरीर काम कर सकता है। तो इसीलिए मेष राशि हमारे सर के ऊपर बैठी, इट्स दी मोस्ट इंपॉर्टेंट राशि आपकी बॉडी में, बिकॉज इसका लॉर्ड मंगल होता है। तो जो इंटेलिजेंस है, जो आपकी बॉडी में एग्रेशन है, जो आपकी गति है बॉडी की, जो आप कुछ किसी कर्तव्य को करना चाहते हैं, बिकॉज ऐसे तो जीवन चलेगा नहीं, तो ये सारा कुछ आपको मार्स से आता है या मेष राशि से आता है, ठीक है ना। और हमारा सूर्य यहाँ पे जाके उच्च का हो जाता है। अब ये जो राशि है ना, इसको ब्लड रेड कलर दिया गया है। इसका सिंपल सा मतलब है कि आप देखो कि अगर हम बैटल फील्ड की ये बात करें, मेष राशि का मतलब समबडी हु इज वेरी वेरी एग्रेसिव। और ये एग्रेशन, ये फायर हमारे ब्रेन को चाहिए, हमारी पूरी बॉडी को चलाने के लिए एग्रेशन चाहिए। एक जो आर्मी का जनरल होता है ना, वो देखो कैसी बातें करता है। जब दो पक्षों में लड़ाई होती है तो हमेशा दोनों पक्ष क्या कहते हैं, या आपने कभी जब कारगिल वॉर भी चल रही होगी तो टीवी पे आप जब बुलेटिन सुनते होगे ना, तो वहां पे यही बोला जाता था कि भारत के इतने जवान शहीद हुए, या पाकिस्तान के इतने जवान, आई डोंट नो उर्दू में क्या फना होना कहते हैं, या जो भी कहते हैं, मतलब मार्टायर हुए। तो जब भी बैटल चलता है ना, हम ये बात नहीं करते हैं कि इतने जवान आज रात सरवाइव कर गए। वी टॉक अबाउट ओनली द डेड बॉडीज, वी टॉक अबाउट दीज मेनी डेड बॉडीज। वर्ल्ड वॉर टू में हम कोई नहीं कहता कि इतने सैनिक जिंदा बचे, हर कोई क्या कहता है कि इतने लाख सैनिक मारे गए, कारगिल युद्ध में इतने सैनिक मारे गए, इतने सैनिक शहीद हुए, या 62 के युद्ध में, या 71 के युद्ध में, या और भी 65 के युद्ध में जो चाइना के साथ हुआ था। वी ऑलवेज टॉक अबाउट हाउ मेनी पीपल आर डेड। इसीलिए आपने देखा होगा कि मार्स की जो उच्च राशि है, कौन सी राशि है, कहाँ पे उच्च होते हैं मार्स? कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन में। कैप्रिकॉन इज द बरियल ग्राउंड। कैप्रिकॉन जो है ना, जहां पे मृतकों को रखा जाता है, दैट प्लेस इज कैप्रिकॉन। ऋषियों ने कैप्रिकॉन को जो दूसरा नाम दिया है वो बरियल ग्राउंड दिया। वहां पे आपके कर्मों का अंत होता है, दैट इज योर 10th हाउस। 10th हाउस is where your karma starts and where your karma ends. And what is the meaning of ending of the karma? Ending of the karma simply means that you are dead over there. So इसीलिए वो बरियल ग्राउंड है। आप देखो कितना इंटरेस्टिंग है, मैं आपको बताता हूँ। 9th हाउस में सेजिटेरियस राशि है, धनु। धनु राशि के पास क्या है? एक घोड़े पे आदमी है जिसके पास तीर है। एक्चुअल वॉर इज हैपनिंग इन द 9th हाउस। जो एक्चुअल वॉर है वो 9th हाउस में हो रही है, बट डेड बॉडीज कहां मिल रही है? वो 10th हाउस में। 10th हाउस इज द बरियल ग्राउंड। मार्स उच्च का बैटल ग्राउंड में नहीं होता, मार्स उच्च का होता है डेड बॉडीज पे, जहां पे हमारी डेड बॉडीज है। एक जनरल कहां पे खुश होता है? जब वो देखता है कि हमने दुश्मन के 5000 सैनिक मार दिए। दैट इज व्हेन द जनरल बिकम्स वेरी हैप्पी। सो इसीलिए दिस इज वेरी वेरी एग्रेसिव राशि। अगर आपके लग्न में, या आपने देखा होगा मंगल से कितने दोष रिलेटेड हैं, मंगल केतु मिल जाता है तो हम उसको पिशाच दोष भी बोलते हैं। इट इज टू मच फायर, आपके ब्रेन को एकदम बहुत बहुत बुरा सिस्टम हो जाता है आपके ब्रेन। देयर इज टू मच फायर। फायर इज रिक्वायर्ड, बट व्हेन इट इज टू मच फायर इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो मार्स का एक्सोल्टेशन हमने देखा 10th हाउस में होता है, और एक्सोल्टेशन आफ्टर द बैटल होता है, जब आर्मी का जनरल वो डेड बॉडीज काउंट करता है। तो all the aggression that you have in your entire body, it is all because of मेष। तो अगर ये मेष अच्छी जगह पॉजिटिवली प्लेस्ड है तो आपकी लाइफ में पॉजिटिव एग्रेशन है। अदरवाइज तो मेष राशि और वृश्चिक राशि ये दोनों के लॉर्ड मार्स हैं, और आपको पता है कि ये दोनों क्या कर सकते हैं। दूसरी सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो मेढ़े के बारे में हम बात कर रहे हैं, कि अगर आपने कभी माउंटेन गोट को देखा, मेढ़ा बेसिकली द रैम इज द माउंटेन गोट, ठीक है ना। माउंटेन गोट को देखा होगा, शी हैज गॉट या ही हैज गॉट, बहुत पतले पतले पैर होते हैं उनके, जिससे कि वो बहुत आराम से ऊपर चढ़ जाते हैं, बिना गिरे हुए वो एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे, मतलब खड़ी चट्टान पे भी चढ़ जाते हैं। दिस शोज अ लॉट ऑफ बैलेंस। सो इफ योर मार्स इज वेल प्लेस्ड इन योर चार्ट, यू विल गेट एग्रेशन विद बैलेंस। ये एक ऐसी राशि है जिसके पास बहुत सारा बैलेंस है। इस राशि के पास बहुत सारा धर्म भी है, बिकॉज सूर्य यहाँ पे उच्च के होते हैं। तो ये राशि एक ऐसी राशि है जहां पे यू हैव गॉट गुड ब्रेन्स एंड गुड बैलेंस ऑल्सो, यू हैव गुड फीट ऑल्सो। सो फीट क्यों जरूरी है?
एक योद्धा के लिए बुद्धि उतनी जरूरी है, उतनी ही जरूरी उसके पैर भी। फॉर एनी वॉरफेयर आपको आगे पीछे दाएं बाएं हटने के लिए यू नीड अ फुटवर्क। जो लोग मार्शल आर्ट्स करते हैं उनको पता होगा कि फुटवर्क का क्या अहमियत होता है। ताइक्वांडो हो, कराटे हो, जूडो हो, कुछ भी हो, कुश्ती हो, कबड्डी हो, फुटवर्क, क्रिकेट इवन, फुटवर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेष राशि के पास एक बहुत ब्यूटीफुल चीज है उनका फुटवर्क। आप राशि को समझने के लिए सिंपल चीज है कि जिस जानवर से वो राशि बनी है या जिस मनुष्य से वो राशि, उस मनुष्य को स्टडी करो, उस साइन को स्टडी करो। तो जब हम ये देखते हैं तो मेष राशि इज वेरी इंटेलिजेंट राशि, एंड इट हैज गॉट वेरी, मतलब पतले पतले पैर होते हैं एंड वेरी बैलेंस पैर। आगे और थोड़ा सा समझते हैं मेष राशि के बारे में। इट इज अ क्वाड्रुपेड राशि। क्वाड्रुपेड मतलब चतुष्पाद। कितने मेढे के कितने पैर होते हैं? चार पैर होते हैं। तो ऋषि पराशर ने इसको कितने पैर दे दिए? चार पैर दे दिए। अब चार पैर का मतलब है कि यूजेस बोथ हैंड एंड फीट, एक्सरसाइज एंड वॉक। जो भी चार पैर वाले जानवर होते हैं ना, वो आगे के पैर और पीछे के पैरों में फर्क नहीं करते। इसीलिए मेष राशि वाले जो लोग होते हैं, दे लाइक टू एक्सरसाइज, बिकॉज वो अपने हाथों को और पैरों को इक्वली इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं। दैट इज वाई quadruped is it denotes that a person who is intended towards exercise. The people governed by मेष राशि are prone to exercise. उनको या तो वो किसी से लड़ाई में एग्रेशन निकालेंगे, या वो एक्सरसाइज में या स्पोर्ट्स में या जिम में या लोहा उठा के या कसरत करके। ये उनके ट्रेड्स होते हैं। वो कहीं ना कहीं वो खाली नहीं बैठ सकता। वो अपनी बॉडी का कुछ ना कुछ प्रयोग करेगा। दे आर वेरी करेजियस। अब आप चार्ट स्टडी करना, मार्स का एस्पेक्ट अगर लग्न पे पड़ता है, कहीं से भी मार्स की दृष्टि अगर लग्न पे पड़ती है, तो डेफिनेटली ऐसा आदमी बहुत करेजियस होता है। वो बहुत कमजोर होते हुए भी किसी बड़े आदमी से लड़ लेगा, बिकॉज मार्स की दृष्टि लग्न पे पड़ रही है। इट मेक्स यू वेरी 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 करेजियस। डायरेक्शन, द डायरेक्शन ऑफ मेष राशि इज ईस्ट डायरेक्शन। ऑलवेज रिमेंबर, जितनी भी फायर राशि है, अग्नि तत्व की राशि, वो सारी की सारी ईस्ट डायरेक्शन है। अब इसका मतलब क्या होता है? ये डायरेक्शन का मतलब क्या है, मैं एक राशि में बता दे रहा हूं, बाकी राशियों में आप लोग चुनना। सपोजिंगली आपके पास कोई व्यक्ति आता है कि किस डायरेक्शन में मुझे नौकरी करनी चाहिए या किस डायरेक्शन में मुझे घर बनवाना चाहिए, उस पर्टिकुलर हाउस में जो राशि फॉल करती है, दैट डायरेक्शन इज वेरी वेरी सुटेबल। पहला इंडिकेशन ये। देर आर अदर मेनी, मतलब कॉन्सेप्ट है उसके पीछे। आप प्रश्न कुंडली लगा सकते हो, आप कुछ, अब किसी के सिक्स हाउस में मेष राशि है, तो आप उस आदमी को बोल सकते हो, सिक्स हाउस हमारी जॉब का या सर्विस का होता है, वहां पे अगर मेष राशि, अग्नि तत्व की राशि, तो आप उसको एक इंडिकेशन तो दे सकते हो कि भाई आप ईस्ट डायरेक्शन में, या आप जहां रहते हो वहां से ईस्ट में नौकरी करो। बट ये एक बहुत जेनेरिक प्रिंसिपल है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए डायरेक्शन का मतलब क्या होता है। तो आप ये समझ लो कि जितनी फायर राशि है ना, दे आर गुड इन ईस्ट। अगर ऐसे व्यक्तियों को ईस्ट से संबंधित कुछ काम दे दिया गया, या और कुछ नहीं तो ऑफिस में बैठने की डायरेक्शन क्या हो। अगर आप, आपके टेंथ हाउस में कोई फायरी राशि है, तो टेंथ हाउस हमारे स्टेटस का होता है। अगर आप ऑफिस में ईस्ट को फेस करके बैठ रहे हो, मतलब आपकी वो राशि पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है। दिस इज द इंडिकेशन कि ईस्ट डायरेक्शन का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं, आपने सुना होगा हाइंड राइजिंग या पृष्ठोदय या शीर्षोदय। राशियां दो तरफ से उगती हैं, पृष्ठोदय या पीछे की तरफ से, पैरों की तरफ से, या शीर्षोदय सर की तरफ से। अब ये जो मेष राशि है, ये हाइंड राइजिंग है। इसके पहले पैर दिखते हैं, बाद में सिर दिखता है। सो हाइंड राइजिंग का मतलब क्या है? व्हाट डज इट मीन बाय हाइंड राइजिंग? अब अगर किसी भी राशि को, आप एक कॉन्सेप्ट बताता हूं मैं आपको, उसको द्रेशकान कहते हैं। द्रेशकान का मतलब कुछ नहीं होता। एक राशि को आप तीन भागों में डिवाइड कर दो। फर्स्ट 10 डिग्री को पहला द्रेशकान कहते हैं, दूसरे 10 डिग्री को दूसरा द्रेशकान, और तीसरे 10 डिग्री को तीसरा द्रेशकान कहते हैं। ठीक है ना? अब हम किसी भी राशि को अगर हम तीन भागों में मतलब डिवाइड कर दें, जैसे मेष राशि है, मेष राशि को हम तीन भागों में डिवाइड करते हैं, तो फर्स्ट जो 10 डिग्रीज है, उसके अंदर क्या आता है? पीछे वाले पैर आते हैं। करेक्ट? यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। सेकंड 10 डिग्रीज में मेष राशि की बॉडी आती है, जो उसका टॉर्सो वाला हिस्सा होता है, स्टमक, चेस्ट। और लास्ट 10 डिग्रीज में क्या आता है? उसका सर आता है और आगे वाले पैर आते हैं। तो अब इसका इस्तेमाल चार्ट में कैसे करना? व्हाट डू वी मीन बाय हाइंड राइजिंग? मोस्टली एस्ट्रोलॉजर्स या बहुत लोग इसका मतलब इस्तेमाल करते हैं कि बच्चा उल्टा पैदा हुआ या सीधा पैदा हुआ,
एसेंडेंट में हाइंड राइजिंग है तो पहले मतलब पैर निकले होंगे, आई डोंट नो, बहुत बहुत तरह से। बट इसका इसका एक उपयोग हम कर सकते हैं कि आप में से कोई मेष राशि का है? चलो नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आपको एक सिंपल सी, अगर कोई भी व्यक्ति 0 to 10 डिग्रीज मेष राशि में पैदा होता है, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द लग्न, अगर आपका लग्न मेष है और उसका जो डिग्री है वो 0 से 10 डिग्रीज के बीच में, तो हमने क्या समझा है कि हाइंड राइजिंग मतलब पीछे वाले पैर 0 से 10 डिग्रीज में, मतलब क्या है कि ऐसा व्यक्ति विल बी वेरी गुड ऑन हिज फुट, विल बी गुड एट रनिंग, विल बी गुड एट, ऐसा व्यक्ति भाग भाग के काम करता है, मतलब वो एक जगह स्टेबल नहीं रह पाता। वैसे भी ये राशि चर राशि, इट्स अ मूवेबल राशि, और उसमें भी कोई 0 to 10 डिग्रीज में आता है, तो ऐसे आदमी की ज्यादातर ट्रांसफरेबल जॉब्स, या उसके फादर आर्मी में होंगे या उसके फादर पुलिस में होंगे, पापा का बार बार ट्रांसफर हो रहा है, मैंने पहले आसाम में पढ़ाई करी, फिर मैंने यूपी में पढ़ाई करी, फिर मैंने चेन्नई में पढ़ाई करी, फिर जॉब भी उसकी ऐसी लग जाती है, पहले दिल्ली में नौकरी करी 3 साल, फिर मैं बैंगलोर चला गया, फिर मैं हैदराबाद चला गया, फिर हैदराबाद से मैं आसाम चला गया, मतलब दिस इज व्हाट हैपेंस। सिंपल कॉन्सेप्ट है कि, और आप ये चार्ट्स पे लगा के देखो और मेरे को बताओ कि मेष राशि फर्स्ट 10 डिग्रीज वाला बंदा इतना घूम रहा है या नहीं घूम रहा है। देखो कितने चार्ट्स में आपको ये चीज मिलती है। व्हाट इज द मीनिंग हाइंड राइजिंग का मतलब क्या है? पहले पैर आएंगे, इसका मतलब पहले 10 डिग्री में अगर वो व्यक्ति है, तो भैया सिंपल सी बात है कि उसको बहुत भागना पड़ेगा। सेकेंड 10 डिग्रीज की बात करते हैं जहां पे बॉडी आती है, जो हमारी, इट डिनोट्स अ वेरी स्ट्रांग बॉडी। वो जो मेढे का जो बीच वाला बॉडी होता है ना, जिसको हम स्टमक वाला पोर्शन बोलते हैं, इट प्रोवाइड्स बैलेंस टू द एंटायर बॉडी एंड इट्स वेरी वेरी स्ट्रांग। तो अगर सेकेंड 10 डिग्रीज में किसी का लग्न पड़ता है मेष राशि का, वो व्यक्ति की बॉडी आपको बहुत स्ट्रांग मिलेगी। बॉडी स्ट्रांग होने का मतलब क्या है कि ही इज वेरी बैलेंस्ड इन द, इसका मतलब क्या है कि ही नोज हाउ टू फाइट डिफिकल्ट सिचुएशंस। बॉडी स्ट्रांग करने का मतलब है कि वो आदमी सिचुएशन से लड़ सकता है। वैसे उसकी फिजिकल बॉडी भी स्ट्रांग होती है, बट वो इमोशनली भी बहुत स्ट्रांग होता है। he can take big challenges and he can fight. And now we talk about the last 10 degrees. Last 10 degrees is basically the head of the nation. वो मेढे का सर है। एंड लास्ट 10 डिग्रीज ऑफ मेष राशि, अगर आपके पास किसी की कुंडली है, सच पीपल आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट, बिकॉज लास्ट 10 डिग्रीज में मेढे का सर आता है। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों के चार्ट्स पे लगाओ, आपको अमेजिंग रिजल्ट आएंगे। नहीं आ रहे तो भी मुझे बताओ, आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। यू मस्ट ट्राई। आप देखो किसी भी बच्चे की कुंडली में अगर वो मेष लग्न का बच्चा है और वो थर्ड दृष्टान में आता है, मतलब लास्ट 10 डिग्रीज में आ रहा है, उसकी इंटेलिजेंस बहुत अमेजिंग होगी, बिकॉज थर्ड दृष्टान में मेषे का हेड आता है, एंड हेड मीन्स द ब्रेन। सो इट्स अ ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट। हमें ये नहीं पता था, हम सिर्फ सुनते थे कि ये पृष्ठोदय राशि, इसका अर्थ क्या है। आपको जो भी राशि हो ना, उसके सिंबल को पकड़ के उसको उतने भाग में डिवाइड कर देना है जितने भाग में हो। अभी आगे हम और डीपली समझेंगे कि इसका क्या मतलब है अलग अलग राशियों को। अब आते हैं, इट इज नाइट स्ट्रॉन्ग। अब नाइट स्ट्रॉन्ग का क्या मतलब है? जब ऐसा व्यक्ति, सपोज कोई व्यक्ति मेष लग्न का है और वो रात में जन्म लेता है, तो रात में वो व्यक्ति जन्म लेता है, एक मेष राशि का व्यक्ति रात में जन्म लेता है और एक व्यक्ति दिन में जन्म लेता है। जो व्यक्ति रात में जन्म लेगा, ही विल बी मोर स्ट्रोंगर, बिकॉज दिस राशि इज स्ट्रॉन्ग इन द नाइट। इट इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इन द नाइट। एंड आप लोग का होमवर्क है कि देर आर, मतलब ये 8 से 10 के बीच में रात में इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। रात को 8 से 10 के बीच में इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग। बट आप लोग के लिए होमवर्क है कि यू हैव टू फाइंड आउट कि कौन सी राशि दिन में या रात में जो स्ट्रॉन्ग होती है उसका एक्चुअल टाइम क्या है। आपको बहुत जगह ये चीज मिलेगी, मैं आपको बताऊंगा नहीं, बिकॉज अदरवाइज फिर आप पढ़ोगे। तो ट्राई टू फाइंड आउट कि अगर कोई, मैं, रात का मतलब है कि 12 घंटे का टाइम हो गया ना, अब 12 घंटे में वो किस पर्टिकुलर 2 घंटे में बहुत स्ट्रांग होती है, दैट यू नीड टू डिसाइड एंड यू नीड टू फाइंड आउट एज अ होमवर्क। मैं मेष का बता देता हूँ, 8 से 10 के बीच में बहुत स्ट्रांग होती है।
तो कोई बच्चा अगर रात को 8 से 10 के बीच में पैदा हुआ और उसका लग्न मेष राशि में पड़ता है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग एसेंडेंट का हो जाता है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग लग्न का मालिक हो जाता है। यहां तक कोई क्वेश्चन है? हाइंड राइजिंग वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको? पिछले पैर, बीच का टॉर्सो और हेड, 10 एक बार आप सब लोग बोल दीजिए समझ में आ रहा है या आई नीड टू रिपीट? हाँ, समझ में आया सर। ओके उदय जी, थैंक यू सो मच। सो उदय जी हमारे लीडर हैं, उन्होंने सबके भी आपको बोल दिया, थैंक यू। सो अब आपको क्या करना, अभी तक आप क्या करते थे कि राशि की डिग्री आप नहीं देखते थे, बिकॉज आपको कोई फर्क नहीं पड़ता था हाइंड राइजिंग है पृष्ठ। बट अब आप देखो, अब आप ये भी देखो कि डिग्री कितनी है, वो कौन से पार्ट में फॉल करती है, वो व्यक्ति कैसा होगा, आगे आगे हमको और समझ में आएगा। ठीक है जी। मेष राशि के बारे में आप और डीपली खुद से पढ़ो। दीज आर फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने आपको समझा दिए कि मेष राशि क्या होता है। लेट्स मूव ऑन टू वृषभ राशि। ये दो दो नंबर की राशि होती है। इसका कलर ना व्हाइट होता है, शुक्र का कलर बिल्कुल व्हाइट है। इसका लॉर्ड शुक्र होते हैं, शुक्र का कलर व्हाइट है। ये आपका इसके लॉर्ड शुक्र होते हैं। और ये राशि भी क्वाड्रिपेड होती है, चतुष्पाद होती है, क्योंकि टॉरस मतलब बैल, वृषभ, वृषभ के 4 पैर होते हैं। बहुत इजीली आइडेंटिफिएबल है कि ये क्यों इसको हमने वाई हैव वी केप्ट इट एज चतुष्पाद राशि। ठीक है ना। ये राशि भी नाइट स्ट्रॉन्ग होता है। अब यहाँ पे 2 मिनट में आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज समझाता हूँ। हमारे गुरु ने हमें बताया, ऐसा ये मेरी मेरी रिसर्च नहीं है, कि जब भारत की आजादी मिल रही थी तो देयर वाज अ डिस्कशन विद एस्ट्रोलॉजर्स कि एट व्हाट टाइम इंडिया शुड गेट इंडिपेंडेंस। भाई हमारा देश ज्योतिषियों का देश है, तो जरूर किसी ने कंसल्ट किया होगा। तो ज्योतिषियों ने ये टाइम बताया कि इंडिया शुड गेट इंडिपेंडेंस एट मिडनाइट। व्हाई मिडनाइट? बिकॉज टॉरस राशि इज वेरी स्ट्रॉन्ग इन द नाइट, एंड नाइट में भी इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग एट मिडनाइट। रात को 12 बजे टॉरस राशि बहुत स्ट्रांग हो जाती है। तो अगर आप में से किसी ने भारत की कुंडली देखी हो, तो हमारा लग्न जो है ना, वो टॉरस का लग्न है, वो वृषभ का लग्न है। और हमारा जो जन्म हुआ है, या जो एस्ट्रोलॉजर्स ने हमारे जो नेताओं को टाइम बताया, दैट वाज एग्जैक्टली मिडनाइट। तो आपने अगर नेहरू जी की वो फेमस स्पीच सुनी हो, आई डोंट नो कैसे स्टार्ट होती है, एट दी आवर ऑफ दिस मिडनाइट इंडिया अवेकन्स, इस तरह से एक स्पीच है कि मतलब आज अर्धरात्रि में भारत जागा है। सो हमारा इंडिपेंडेंस 15 अगस्त को रात को 12 बजे, मतलब 14 अगस्त की रात में और 15 अगस्त की सुबह रात को 12 बजे हुआ है, बिकॉज टॉरस वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। अगर आप में से किसी ने कृष्ण भगवान की कुंडली देखी है, नहीं देखी तो मैं आपको, ये कृष्ण भगवान की कौन सी लग्न की कुंडली? टॉरस। और कृष्ण भगवान कितने बजे पैदा हुए थे? आप सबको मालूम है ना, मिडनाइट में। मिडनाइट में कृष्ण भगवान पैदा हुए, सारे दरवाजे खुल गए, सारे चौकीदार सो गए। सो बिकॉज he took birth in Taurus, he was given a time of midnight, because Taurus is very 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 strong in the midnight. पहले हम जो पढ़ते थे कि ये राशि दिन में स्ट्रांग है, ये राशि रात में स्ट्रांग है, इसका क्या मतलब है आज शायद आपको समझ में आया होगा। तो कोई भी बच्चा या कोई भी बच्चे की कुंडली आप देखते हो, अगर टॉरस लग्न की है, तो ऑलवेज चेक द टाइम। अगर वो बच्चा रात को पैदा हुआ है, और चेक करो कितने बजे पैदा हुआ, रात को मिडनाइट में पैदा हुआ, ऑसम। आप उस बच्चे को देख लेना, मतलब ही वुड बी, उसके अंदर ऑटोमेटिकली आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा कि वो बच्चा ऐसा क्यों है। सो इंडिया को जो टाइम दिया गया, दैट वाज मिडनाइट। लॉर्ड कृष्णा वाज बोर्न इन मिडनाइट बिकॉज ऑफ दीज रीजंस। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं आपको वृषभ लग्न के बारे में। इसका लॉजिक कभी बताऊंगा, बहुत लंबा चौड़ा लॉजिक है। इसके लिए हमें एक एक राशि का टाइम समझना पड़ेगा, बट ये सिर्फ वृश्चिक के लिए है। आप कोई भी वृष राशि की कुंडली दिखती है ना, तो आप क्या करो कि आप सन की प्लेसमेंट को देखो। उसमें बना लो एक चार्ट, बना लो आप लोग सिंपल सा।
वृषभ राशि का, वृषभ लग्न का एक चार्ट बना लो आप सब लोग। बना लिया आपने? आप दो तीन लोग ही हो, अनम्यूट अनम्यूट कर दो, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि एक तो वीडियोस भी आपके बंद हैं और आप बोल भी नहीं रहे हो, तो आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। बना लिया सर। बना लिया, ओके। अब आप सन को ना सेकंड हाउस में प्लेस कर दो, ठीक है ना? ये कॉन्सेप्ट सिर्फ वृषभ राशि के, बिकॉज वृषभ राशि बिल्कुल मिडनाइट में स्ट्रांग होती है। तो अब देखो, आपको कुछ नहीं करना। सन आपने सेकंड हाउस में डाल दिया। अब सन से आप 10 घर काउंट करो, 10 हाउसेस। काउंट 10 हाउसेस फ्रॉम सन। कहां पे पहुंचे आप? मीन में। मीन में। कौन से हाउस में पहुंचे आप? 11th हाउस। 11। 11 में पहुंचे ना? हाँ। 11 से हम क्या देखते हैं? बड़े भाई बहन देखते हैं। 11 से हम बड़े भाई बहन देखते हैं। इस व्यक्ति का बड़ा भाई बहुत 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 स्ट्रांग होगा। वृषभ राशि की कुंडली में सन जहां बैठा हो, वहां से आप 10 काउंट करो। वो जिस भी घर को डिनोट करता है, उससे जुड़े हुए लोग या उससे जुड़ी हुई लाइफ बहुत स्ट्रांग होती है। अगर सपोज सन 10th हाउस में बैठा है, तो 10th से 10th क्या होता है? काउंट करके बताओ आप, क्या स्ट्रांग होगा? अगर किसी महिला के चार्ट में, वृषभ लग्न का चार्ट है, सन अगर 10th हाउस में बैठा है, तो उस महिला का कौन बहुत स्ट्रांग होगा? पाउस। यस, उस महिला का हस्बैंड विल बी अ वेरी वेरी स्ट्रांग पर्सन, अमेजिंगली स्ट्रांग पर्सन। करियर में, वैसे भी कैरेक्टर वाइज, मतलब थॉट प्रोसेस वाइज, ही विल बी अ वेरी वेरी मतलब मैन ऑफ स्ट्रेंथ। जबरदस्त स्ट्रेंथ होगी उसके अंदर। अब आपका काम क्या है कि आप कम से कम 10 चार्ट टॉरस लगन के ढूंढो और उस पर ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करो। ये बहुत मतलब स्नैपशॉट कॉन्सेप्ट हैं जो बहुत शानदार काम करते हैं। तो आप अगले वीक तक कोशिश करो। मैंने पिछले वीक में भी आपको बहुत सारे चार्ट वार्ट लगाने को बोले थे, बट किसी ने मेरे को अभी वो दिया नहीं। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। टॉरस लग्न के व्यक्ति लंबे होते हैं। टॉरस लग्न की का व्यक्ति अगर लंबी हाइट वाला है ना, ही विल बी वेरी वेरी फेमस। पर अगर टॉरस लग्न का व्यक्ति छोटी हाइट का है, तो तो वो बिल्कुल भी फेमस नहीं होगा। तो अगर आपको कोई व्यक्ति टॉरस लग्न का, एंड इफ यू सी ही इज टॉल, आप इमीडिएटली ये प्रेडिक्ट कर दो कि भाई ये कुछ कर लेगा लाइफ में। बिकॉज ऐसा हो ही नहीं सकता कि टॉरस लग्न का व्यक्ति वो लंबा हो और वो फेमस ना हो। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट जनरल रूल है कि इफ अ पर्सन इज टॉल, ही विल बी फेमस। अगर वृषभ राशि का बंदा टॉल है, ही विल बी फेमस। एंड इफ शॉर्ट, देन ही विल नॉट बी सो फेमस। वृषभ राशि का जो घर है ना, या जो वृषभ राशि का स्थान है, वो गांव और बिजनेसमैन है। मतलब इट इज रिलेटेड टू विलेज एंड बिजनेसमैन। अब विलेज और बिजनेसमैन का कोई अर्थ पता है आपको? वाई विलेजेस आर एसोसिएटेड विद टॉरस राशि? क्या मतलब है इसका? गांव में मिल, क्या बोला मैंने यहाँ पे? विलेज एंड बिजनेसमैन। बिजनेसमैन को क्या चाहिए? सस्ती लेबर। सस्ती लेबर आपको कहाँ मिलेगी? गांव में मिलेगी। दैट्स अ वेरी सिंपल रीजन। और दूसरा, अगर आप वृषभ राशि से 9th काउंट करो, आप देखो कि आपको ये समझना है ना कि किसी घर से, उस घर को धर्म कौन दे रहा है, उस घर का धर्मा कौन है। तो वहां से 9th काउंट करो आप। अब वृषभ राशि को
धर्म का ज्ञान कौन दे रहा है? आप देखो, काउंट करो, सेकंड हाउस से नाइन्थ काउंट करो, कहां जाते हो आप लोग? विच राशि यू कम टू? यू कम टू मकर राशि। मकर राशि का स्वामी कौन है? शनि। शनि लेबर का कारक है। क्या धर्म देगा वो यही बोलेगा, भैया तुमको बिजनेस करना है, तुम जाओ गांव में, जाओ वहां से सस्ती लेबर उठाओ। ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। बिजनेसमैन को सिर्फ लेबर चाहिए। और देखो, वृषभ से जब हम नाइन्थ काउंट करते हैं, वी कम टू मकर राशि, द लॉर्ड ऑफ मकर इज शनि। वो इसी तरह की चीज देगा कि आप एक्सप्लॉइट करो, उठाओ लोगों को, वहां से काम करो। सो बिकॉज ऑफ दिस धर्मा, वृषभ राशि को ये एक्सप्लॉइटेशन मिलता है। इसीलिए वृषभ राशि को गांव पसंद है, बिकॉज गांव से उसको सस्ती लेबर मिलती है और उनसे वो अपना बिजनेस आगे बढ़ाता है। इसका कोई ज्योतिष से मतलब नहीं है, बट जस्ट एन इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट तो मैंने कहा आपसे शेयर करूं। चलिए जी, वृषभ राशि की डायरेक्शन साउथ डायरेक्शन। अब आप ये नोट कर लो कि जितनी भी फायरी राशि है, दैट डायरेक्शन इज ईस्ट। ऑल दी फायर राशि इज ईस्ट डायरेक्शन। ऑल दी अर्थ राशि, कौन कौन सी अर्थ राशि? पृथ्वी राशि कौन कौन सी है? वृषभ, कन्या और मकर। जो भी पृथ्वी राशि की राशियां होंगी उनकी डायरेक्शन साउथ होती है। जो वायु राशि होती है, देयर डायरेक्शन इज वेस्ट। एंड जितनी भी जल राशि होती है, देयर डायरेक्शन इज नॉर्थ। जल राशि कौन सी है? 4, 8, 12, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस। ये हमारी नॉर्थ में ज्यादा स्ट्रांग होती है, उनकी डायरेक्शन ही नॉर्थ होती है। ओके, अब जितनी पृथ्वी राशि है ना, ये देखो, टॉरस हो गया, आपका वर्गो हो गया और कैप्रिकॉर्न हो गया। ये भी मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। दे मेक यू लैंडलॉर्ड्स बिकॉज दे आर पृथ्वी राशिज। इनके पास वो कैपेबिलिटी होती है कि आप अपना मकान या जमीन खरीद सकें। तो अगर आपको एक फेवरेबल टाइम देखना है ना, तो आप देखो कि इनके लॉर्ड की दशा कब शुरू हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, वृषभ राशि जो कि पृथ्वी तत्व की राशि, उसका लॉर्ड वीनस होता है। 6 नंबर राशि कन्या राशि, जिसका लॉर्ड मरकरी है। और मकर राशि, जिसका लॉर्ड सैटर्न है। जब इन प्लैनेट्स की दशा आती है ना, यू आर बाउंड, आपके पास बहुत अच्छे चांसेस होते हैं टू बाय प्रॉपर्टी, बिकॉज दे गवर्न द पृथ्वी तत्व की राशि। तो आप जब चार्ट्स पे देखोगे ना कि किसी व्यक्ति ने अपना घर कब बनवाया या अपनी जमीन कब खरीदी, या उसके पास कब अच्छा चांस है, किसी की अगर शनि की दशा शुरू होने वाली है तो उसके पास बहुत अच्छा चांस है कि वो अपना एक घर बनवा सकता है। किसी की बुध की दशा शुरू होने वाली है, या कोई वीनस दशा में चल रहा है, बिकॉज दीज प्लैनेट्स रूल पृथ्वी तत्व की राशि। सो इट हैज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन कि दीज प्लैनेट्स विल गिव यू लैंड। तो हम लोग बहुत तरह के कॉन्सेप्ट बनाते हैं कि मंगल देता है जमीन या फोर्थ हाउस से मिलती है। उससे पहले हमें ये देखना है कि जो पृथ्वी तत्व की राशि है, उनके जो स्वामी हैं, दे आर ऑल्सो केपेबल ऑफ गिविंग यू लैंड्स। तो आप देखो कि पृथ्वी तत्व की राशि कहाँ बैठी है, किस डायरेक्शन में उसका वो है, कहाँ आपको, जैसे होता है ना, कई बार आप साउथ में काम कर रहे हो, वहां आपको पृथ्वी तत्व की राशि नहीं मिली, बट नॉर्थ में जाके आपको पृथ्वी तत्व की राशि मिली। इसका मतलब आपका जो घर का सपना हो सकता है वो नॉर्थ डायरेक्शन में जाके पूरा हो। तो यूज दीज काइंड ऑफ परम्यूटेशन इन कॉम्बिनेशन। ठीक है जी। वृषभ इज ऑल्सो हाइंड राइजिंग। दिस इज ऑल्सो हाइंड राइजिंग। ये क्या है? पृष्ठोदय राइजिंग, पीछे से राइज होती है। इसका मतलब फर्स्ट 10 डिग्रीज में इसके पीछे वाले पैर आते हैं। अब आप में से किसी ने बैल को देखा है? द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट अ बैल इज कि वो अपने पिछले पैरों से पूरा वजन रोक लेता है, या पूरी अपनी बॉडी को रोक लेता है। द बिहाइंड लेग्स आर वेरी वेरी स्टबन। तो जो लोग टॉरस लगने के हैं ना, और अगर वो फर्स्ट 10 डिग्रीज में पैदा हुए हैं, बिकॉज इट्स एन हाइंड राइजिंग राशि, आपके जिद्दी होने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। आप अपना एक आइडिया पकड़ के और उसके प्रति पूरे श्रवण हो जाते हैं। बिकॉज वो जो बैल है हमारा, वो जब अपने पिछले पैरों पे खड़ा हो जाता है, फिर उसको हिलाना आसान है। जब किसान एक बैल को खींचता है ना, तो वो पिछले पैर से पूरा वजन लगा देता है। सो इफ यू आर बोर्न बिटवीन 0 to 10 डिग्रीज ऑफ वृषभ, आप देखना
कि आप बहुत जिद्दी होते हो अगर आपके लग्न में है। अगर आप सेकंड 10 डिग्रीज में हो, आपने बैल को देखा ना, बैल का एक हम्प होता है बीच में। वृषभ राशि में अगर कोई सेकंड 10 डिग्रीज में जन्म लिया है ना, तो समझ लो कि वहां पे शिवलिंग है बेसिकली। इट इज अ वेरी वेरी ऑस्पिशियस बर्थ। ऐसा आदमी प्रोस्पेरिटी की चरम पे पहुंचता है, उसको इतनी प्रोस्पेरिटी मिलती है और वो बहुत बड़े बड़े काम कर सकता है। वृषभ में ये बहुत शक्ति होती है। अकेला वृषभ पता नहीं कितने हेक्टेयर खेत को जोत देता है। इट फ्लावर्स द फार्म। फिर ट्रैक्टर तो अब है ना, उससे पहले संसार में खेती कराने का जिम्मा किसका था? वृषभ राशि हैज दिस कैपेबिलिटी टू डू बिग 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 प्रोजेक्ट्स। तो आप देखना, जो बहुत रिच लोग आपको मिलेंगे ना, अगर उनका लग्न वृषभ का होगा ना, वो देखना वो सेकंड पार्ट में फॉल करते होंगे। बिकॉज सेकंड पार्ट में डायरेक्ट शिव जी की कृपा है। आप प्रोस्पेरिटी करोगे ही करोगे, ह्यूमंगस प्रोस्पेरिटी है। You can't even imagine. You can do big, big, big projects in the if your birth is between the second 10 degrees of Rishabh and third 10 degrees. अब देखो, आप हमें कुछ नहीं करना, हम क्या कर रहे हैं? हमने मेष में क्या किया? मेढे को स्टडी किया। अब हम बैल को स्टडी कर रहे हैं। अब आप आ जाओ थर्ड 10 डिग्रीज में। थर्ड 10 डिग्री में बैल का ये माथा आता है। अब आप में से अगर किसी ने गौर किया, वो जो स्पेन में वो बुल, आई डोंट नो उसको क्या कहते हैं, बुल फाइटिंग करते हैं। जब भी एक बुल को मारना होता है ना, तो उसका सर पहले नीचे जाता है, उसके बाद वो ऊपर आता है। तो जो थर्ड डिग्री में है ना, मतलब बुल की जो मारने की शक्ति है ना, वो उसके हॉर्न्स में है, उसके सींग में है। तो जो थर्ड 10 डिग्रीज है ना, ऐसे व्यक्ति बहुत फाइटिंग टेंडेंसी वाले होते हैं। पर अगर इनका माथा सीधा है, अगर बुल का माथा सीधा है, तो बुल नॉर्मल है। पर अगर आप बुल का माथा झुकाओगे, अगर बुल का माथा नीचे गया, तो भैया 110% वो जब ऊपर आएगा तो आपको उठा के पटकेगा ही पटकेगा। ये पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए अगर आप किसी वृषभ लग्न के व्यक्ति के साथ काम कर रहे हो, तो उसको एक लिमिट से ज्यादा मत झुकाओ। बिकॉज अगर वृषभ की खोपड़ी नीचे गई ना, तो वो आपको उठा के फेंकेगा ही फेंकेगा। और हमें ये नहीं भूलना है कि शिव जी का वाहन है, उसके पास ऑलरेडी बहुत ताकत है। इसीलिए दुनिया का सारा वेल्थ आप देखते हो ना सेकंड हाउस में। काल पुरुष की कुंडली में वृषभ राशि सेकंड हाउस में आती है। वेल्थ ही नहीं, सारा भोजन, सारी स्पीच, मतलब एक आदमी को जिंदा रहने के लिए जो जो चीजें चाहिए वो सारी सेकंड हाउस में। आपका बोलना जरूरी है, आपका खाना जरूरी है, और आपका कुटुंब जरूरी है, आपका परिवार जरूरी है, और आपके लिए धन जरूरी है। दिस राशि इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ये 2 नंबर की राशि आपके किस हाउस में फॉल करती है। वो हाउस आपको राजा बना सकता है अगर आप उस हाउस से रिलेटेड काम करें। हम राशियों को ऐसे यूज ही नहीं करते। यू हैव टू सी कि वेयर इज योर वृषभ राशि आपके चार्ट में। क्या आप उस हाउस से संबंधित काम कर रहे हो? अगर आप नहीं कर रहे हो तो स्टार्ट करो। बिकॉज वो राशि पोटेंशियल होल्ड करती है आपको रिच बनाने। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ वृषभ राशि। इट फॉल्स इन द सेकंड हाउस। एंड सेकंड हाउस में आपको पता है हर चीज आती है। तो अब आपने समझ लिया कि हाइंड राइजिंग का क्या मतलब है। फर्स्ट 10 डिग्रीज में स्टबर्नेस देती है। स्टबर्नेस का ये भी मतलब है कि आप मतलब किसी सपने को लेके आगे बढ़ सकते हो। जैसे बहुत से एक्टर्स हैं, मतलब वृषभ राशि से, जिन्होंने 15-15 साल स्ट्रगल किए, उसके बाद वो लाइमलाइट में आए। वो स्ट्रगल छोड़ेगा ही नहीं, वो जिद्दी है वो। तो पॉजिटिव स्ट्रगल भी होती है कई बार, और कई बार आप नेगेटिव चीजों के लिए भी जिद्दी, मतलब एक एक्सट्रीमिज्म वाली जिद आ जाती है आपके। और 10 to 20 डिग्रीज में तो आपको मतलब प्रोस्पेरिटी आनी ही आनी है। नो बडी कैन स्टॉप। एंड लास्ट 10 डिग्रीज में यू हैव द फाइटिंग टेंडेंसी। अगर दुनिया आपको झुकाएगी, अगर बैल का सर नीचे जाएगा, जब सर उठेगा तो वो कई लोगों को उठा के पटकेगा। एनी क्वेश्चंस इन वृषभ राशि? ओके जी, नो क्वेश्चंस। मिथुन, ओके जी। अब अभी तक हमारी दोनों राशियां क्या थी? हाइंड राइजिंग थी, है ना?
टेल राइजिंग था ना, मेष राशि भी टेल राइजिंग थी, हमने फर्स्ट 10 डिग्रीज पैरों में दिया। वृषभ राशि की फर्स्ट 10 डिग्रीज पैरों में दिया। नाउ यू सी दिस राशि, मिथुन राशि, व्हाट इज दिस? हेड राइजिंग। कोई बताएगा व्हाई इट इज हेड राइजिंग? बिकॉज यहाँ पे दो इंसान आ जाते हैं। अगर आप इस राशि को देखोगे तो एक बॉय और एक गर्ल है इस राशि के अंदर। ये मनुष्य आ गए यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे आपको हेड राइजिंग मिला। और आपको क्या मिला? बाइपेड। अभी तक दोनों राशि हमारी क्या थी? चतुष्पाद थी, क्वाड्रुपेड थी। चार पैर से आप चल रहे थे। मेष राशि में भी चार पैर थे, वृषभ में भी चार। यहाँ पे आपके दो लेग्स हो गए। तो मनुष्य कहाँ किस पे खड़ा होता है? दो लेग्स पे। और क्या चीजें जो दो लेग पे खड़ी होती हैं? आपकी बर्ड्स। तो मरकरी से आप बर्ड्स को भी रिलेट करते हैं बिकॉज ऑफ दिस रीजन। दिस इज अ बाइपेड राशि, दिस इज अ ह्यूमन राशि। इसमें दो लोग हैं, फर्स्ट हाफ इज मेल एंड सेकेंड हाफ इज फीमेल। अब इस राशि को या मरकरी को इंटेलिजेंट क्यों माना जाता है? बिकॉज यहाँ पे देर आर टू ह्यूमन ब्रेन्स। मेष राशि में देर इज अ सिंगल ब्रेन, वृषभ राशि में देर इज अ सिंगल ब्रेन, और वो दोनों भी जानवर के ब्रेन है। मिथुन राशि में देर आर टू ब्रेन्स, और वो इंसान के ब्रेन है। सो दैट्स व्हाई दिस राशि मेक्स यू वेरी वेरी इंटेलिजेंट। इट गिव्स यू नॉलेज, स्किल, स्पीच, टैक्टफुल, कॉमेडी, मतलब ये जितनी रोचक कथाएं सुनाना या अच्छी अच्छी बातें करना, ये सारी की सारी मिथुन राशि में। एंड बिकॉज इट इज a man and a woman, it also denotes cities and civilization. What is शहर? शहर क्या है? पहले दो लोग आए, फिर चार लोग आए, फिर आठ लोग आए, ऐसे करके शहर बसता है। शहर क्यों बसता है? बिकॉज देर इज अ कम्युनिकेशन। कौन कम्युनिकेट कर रहा है? पहले एक पुरुष और एक स्त्री कम्युनिकेट करती है, फिर पूरी कम्युनिटी कम्युनिकेट करती है। शहर इज नथिंग विदाउट कम्युनिकेशन। आप कम्युनिकेशन से आगे बढ़ते हो। सो मिथुन राशि शहरों में रहती है। इट हैज द पावर टू क्रिएट सिटीज। ये मैंने जब मरकरी पढ़ा रहा था तब भी शायद ये इस चीज का जिक्र किया होगा मैंने, कि मिथुन राशि के अंदर ये क्वालिटीज है। इट इज अ नाइट स्ट्रॉन्ग राशि। ये राशि, तो आप देखो, एक, दो, तीन और चार, चार नंबर राशि का मालिक कौन है? चंद्रमा। तो जब तक आप देखना राशियां चंद्रमा की ओर जा रही है ना, तब तक सारी नाइट स्ट्रॉन्ग है। रात में ही वो, क्योंकि चंद्रमा रात में आता है, इसीलिए मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि और कर्क राशि, ये चारों राशि नाइट स्ट्रॉन्ग होती है। जैसे ही चंद्रमा से हम लियो में जाएंगे ना, खेल पलट जाए। मिथुन राशि का सीधा सीधा मतलब होता है मेटिंग। अगर एक स्त्री और पुरुष हैं, तो आप ये कह सकते हो कि वहां पे मेटिंग होना है। मिथुन राशि इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिविलाइजेशन। आवर सिविलाइजेशन इज इंटरकोर्स, मतलब मैथुनी सृष्टि है हमारी। इट इज इंटरकोर्स से निकली हुई सृष्टि है हमारी। इसीलिए इस राशि के अंदर बहुत सारा सेक्सुअल टेंडेंसीज है। आपकी मिथुन राशि जिस भी हाउस में पड़ती है ना, उस हाउस के प्रति आपको या उस हाउस की चीजों के प्रति आपकी अट्रैक्शन बहुत होती है। इट गिव्स यू मल्टीपल पार्टनर्स। अगर आपकी मिथुन राशि का संबंध किसी ऐसे हाउस है, जहां ऐसे घर से जहां पे आपको बहुत सारे लोग मिलते हैं, तो ये बहुत हद तक पॉसिबल है कि आपको उन लोगों से अट्रैक्शन होती है। फॉर एग्जाम्पल 11th हाउस में मिथुन राशि, तो यू लाइक पार्टिंग बिकॉज आप अकेले रह ही नहीं सकते हो। और 11th हाउस वैसे ही क्या है? हमारे सोशल सर्कल का हाउस है। तो देर इज लॉट ऑफ अट्रैक्शन बिकॉज दिस राशि इज मैन एंड वुमन। इट्स अ विंडी राशि, वायु तत्व की राशि है। वायु तत्व से हमारा मतलब क्या है? कि यहाँ पे माइंड जो है ना, वो चेंज होता रहता है, वेवरिंग होता रहता है। एक चीज पे हम फोकस, मतलब वृषभ की तरह नहीं है कि एक जिद पकड़ ली, नहीं। मिथुन राशि वाला ये भी पढ़ लूं, ये भी पढ़ लूं, ये भी सोच लूं, ये भी कर लूं, इससे भी मिल लूं, उससे भी मिल लूं, मतलब दे विल नॉट स्टॉप एट वन नॉलेज या वन पर्सन। दे वुड लाइक टू डू थिंग्स विच विच आर चेंजिंग। उनका माइंड एक जगह नहीं,
यूरोप घूम लिया, अब अफ्रीका घूम लेते हैं, अफ्रीका घूम लिया, सॉरी अफ्रीका घूम लिया, तो अब हम चाइना घूम लेते हैं. दीज पीपल विल हैव अ वेवरिंग माइंड. ऑल द विंडी राशिज, वायु तत्व की राशि, वायु क्या है, लहराती रहती है, मतलब आज यहाँ फिर कल वहां, इस तरीके से. तो सो पर्टिकुलरली दिस राशि, बिकॉज इसमें एक अट्रैक्शन का एलिमेंट है. ये बहुत दिनों तक एक चीज पे अट्रैक्शन नहीं रह सकती. ग्रीन कलर होता है इसका, दैट्स व्हाई मरकरी का कलर ग्रीन होता है. ग्रीन कलर यम का भी होता है. मिथुन राशि रुद्र की राशि है. व्हाट हैपेंस इज, आपको पता है ना कि when two people come closer, जब आपकी शादी होती है, उसके बाद आपका बच्चा होता है, you start forming karmas. और जब आप कर्म के बंधन में बनते चले जाते हो, तो आपसे अच्छे कर्म भी होते हैं, बुरे कर्म भी होते हैं. आप बेसिकली, जैसे जैसे आपके कर्म बढ़ते हैं ना, वैसे वैसे आपका रोना शुरू होता है. जब तक आप कुंवारे रहते हो ना, शायद ही आपके आंसू निकलते हो. शादी के बाद आपको बहुत चीजों की चिंता हो जाती है. अगर आपकी बेटी होगी तो शादी कैसे हो गया, होगा, बेटा हो गया तो उसकी पढ़ाई, उसको विदेश भेजू, उसका ये खर्चा, आज बेटा बीमार, आज बेटी बीमार, आज पत्नी के माँ बाप बीमार, आज मेरे माँ बाप, मतलब आपकी लाइफ हेल हो जाती है. आप इतना तो, इसीलिए यम की राशि, यम का कलर है, बिकॉज मिथुन राशि मेक्स यू क्राई. ऐसा दुनिया में कोई भी नहीं है जो ये बोल दे कि मतलब जब मैं इस अट्रैक्शन में फंसा, उसके बाद मेरी लाइफ में ये सब चैलेंजेस, आदमी वो चैलेंज एंजॉय करता है, बट देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस. एक संत को इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं, तो वो बहुत चीजों से तो वैसे ही फ्री है. तो हमको कर्मा में बांधने के लिए ये राशि आ जाती है. इसकी बॉडी बहुत बैलेंस्ड होती है. बैलेंस बॉडी का मतलब क्या है कि आप सब लोग बहुत सरप्राइज होंगे मेरी बात सुन के, बट हमारे दोनों हाथ और दोनों पैर एकदम इक्वल नहीं होते. बहुत कम लोग होते हैं जिनके दोनों हाथ दोनों पैर बिल्कुल इक्वल होते हैं. ये एक मेडिकल फैक्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ. मिथुन राशि के लोग, ऐसा माना जाता है कि उनके लेफ्ट और राइट हैंड बिल्कुल इक्वल होते हैं. जनरली हमारी बॉडी, हम बचपन से एडजस्टमेंट कर करके हम उससे एक सामंजस्य बिठा लेते हैं, बट मेडिकली इट इज प्रूवन दैट both your hands and both your feet are not exactly equal. There is a difference. But for Mithun Rashi, such people have very balanced body. मतलब उनकी बॉडी आपको अलग से समझ, अट्रैक्टिव बॉडी रहती है. बहुत पेट बाहर नहीं निकला होगा, बहुत मोटे नहीं होंगे, मतलब एक बड़ी, बहुत बॉडी बिल्डर भी नहीं होंगे, बट दे हैव अ बैलेंस बॉडी. एंड लास्टली देयर लॉर्ड इज बुद्धा. बुद्धा को क्यों लिंक किया है, क्योंकि बुद्धा वाज अ प्रिंस, जिन्होंने दुनिया की सारी मोह माया, जितनी अट्रैक्शन थी ना, उनकी वाइफ भी थी छोड़ दिया, बहुत पैसा भी था छोड़ दिया, राजघराना भी था छोड़ दिया. ये रिनाउंस्ड एवरीथिंग. सो मिथुन राशि के लॉर्ड बुद्धा का मतलब है कि आप इन सब चीजों में फंसो, पर कोशिश करो कि इन सब चीजों से धीरे धीरे बाहर निकलो, बिकॉज इट इज डायरेक्टली लुकिंग एट द 9th हाउस. अगर आपका 3rd हाउस सही है ना, तो आपको गुरु उपदेश मिलना शुरू हो जाता है. और गुरु की तरफ जाने के लिए ना, आपको संसार से थोड़ा सा विरक्त होना पड़ेगा. 3rd हाउस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट हाउस. वो आपको तब तक रुलाता है जब तक आप मटेरियली पागल रहते हो. जब आप स्पिरिचुअली हो जाते हो ना, तो आपके सामने सीधा गुरु है. 3rd के सामने 9th है ना. जैसे ही आप मटेरियल चीजों से बाहर निकलते हो, आपको सामने गुरु जी दिखाई देते हैं. इसीलिए 3rd हाउस को हम गुरु उपदेश बोलते हैं. मेरे सामने मेरा गुरु मुझे उपदेश दे रहा है. 3rd हाउस मेरी कम्युनिकेशन का है. तो जब मैं मटेरियल कम्युनिकेशन से हट जाता हूँ ना, तो मेरी कम्युनिकेशन बहुत स्पिरिचुअल हो जाती है. और मुझे गाइडेंस देने के लिए मेरा गुरु राइट इन द 9th हाउस, माय गुरु इज देयर. सो इसीलिए व्हेन बुद्धा रिनाउंस एवरीथिंग, जब वो अपना राजकाज, पत्नी, बीवी, बच्चे सबको छोड़ दिया, देन ही गॉट, जिसको बोलते हैं एनलाइटेंड, बोधिसत्वा को प्राप्त हो गया. सो मिथुन राशि के अंदर वो कैपेबिलिटी है कि इट कैन मेक यू वेरी वेरी स्पिरिचुअल. बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए यू हैव टू रिनाउंस द वर्ल्डली प्लेजर्स. सारे वो प्लेजर जो हमें मिथुन राशि से मिलते हैं, दैट यू नीड टू रिनाउंस. तो बहुत बड़ा ज्ञान हमें प्राप्त होता है कि 3rd हाउस के सामने 9th हाउस. आप सुनते आ रहे होंगे, बहुत से एस्ट्रोलॉजर बोलते होंगे कि गुरु ज्ञान होता है, या गुरु का वचन होता है, गुरु उपदेश होता है. क्यों होता है? सीधा सा मतलब है कि दिस राशि हैज गॉट लॉट ऑफ अट्रैक्शन पावर. जब ये राशि मटेरियल चीजों से अट्रैक्ट हो जाती है,
तो आपको उधर ले जाती है। पर इस राशि में वो ताकत है कि आपको स्पिरिचुअल वर्ल्ड से अट्रैक्ट कर देती है। दिस राशि इज वेरी स्ट्रॉन्ग। जो लोग स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, बिकॉज यू नीड अट्रैक्शन। आपको स्पिरिचुअल चीज में घुसने के लिए अट्रैक्शन चाहिए। जब तक आप अट्रैक्टेड नहीं होगे ना, तब तक कुछ नहीं होगा। और जब आप स्पिरिचुअल चीज से कनेक्ट हो जाते हो, अट्रैक्ट हो जाते हो, तो सामने 9th हाउस है, जहां पे आपकी गुरु धनु राशि है, जुपिटर जिसका मालिक गुरु बैठे हुए हैं। तो आई होप आपको मिथुन राशि बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। एनी क्वेश्चंस? नो क्वेश्चन। ओके, गुड। नेक्स्ट इज कर्क राशि, कैंसर। इसका कलर होता है पेल रेड, क्योंकि बेसिकली चंद्रमा को रोशनी कौन दे रहा है? सूर्य दे रहा है। तो सूर्य की रोशनी और थोड़ा सा व्हाइट एलिमेंट जो खुद चंद्रमा के पास होता है, तो उसको मिला के इट हैज अ पेल रेड। फॉरेस्ट, इसका घर, जैसे हमने पढ़ा ना, टॉरस राशि का घर विलेजेस में होता है, कर्क राशि को फॉरेस्ट पसंद है। क्यों पसंद है फॉरेस्ट? बिकॉज प्लांट्स को उगाने में सूर्य का बहुत हाथ होता है। जब दिन में प्लांट उग रहे होते हैं तो सनलाइट उनको ग्रोथ देती है, और वही प्लांट्स रात में चंद्रमा उनके अंदर मेडिसिनल क्वालिटीज डालती है। द मून इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंसर्टिंग द मेडिसिनल वैल्यूज। जो सेब होता है ना, सेब को उगाने का काम सूर्य करता है, बट जो सेब के अंदर न्यूट्रिएंट्स, टेस्ट, मिनरल्स, विटामिन्स, ये काम रात को चंद्रमा करता है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ आवर नेचर। ये पुरुष और प्रकृति का काम है। ये सूर्य और चंद्रमा, ये हमारे माँ और बाप मिलते हैं। बाप हमें बॉडी देता है, माँ हमारे अंदर इमोशंस डालती है, माँ हमारे अंदर कंपैशन डालती है, माँ हमारे अंदर ममता, प्यार, करुणा, दया, ये सब माँ भरती है। तो फल को पैदा करना सूर्य का काम है, बट फल के अंदर वो टेस्ट डालना, आम का टेस्ट अलग है, आड़ू का टेस्ट अलग है, चीकू का टेस्ट अलग है, केले का टेस्ट अलग है, स्ट्रॉबेरी का टेस्ट अलग है, ये काम रात को चंद्रमा करता है। इसीलिए चंद्रमा और सूर्य, मतलब आप यू कैन नॉट इमेजिन पृथ्वी विदाउट चंद्रमा एंड सूर्य। तो दे इसीलिए कर्क राशि फॉरेस्ट में, बिकॉज चंद्रमा को मेडिसिनल क्वालिटीज डालनी है प्लांट्स के अंदर। इसीलिए चंद्रमा लाइक्स टू, कर्क राशि लाइक्स टू बी इन। अब हमने चतुष्पाद पढ़ा, हमने द्विपाद पढ़ा, टू बाइपेड पढ़ा, अब ये सेंटीपीड है। कर्क को, केकड़े को, देयर आर मेनी फीट्स। इफ यू सी अ केकड़ा, इट हैज गॉट मेनी फीट्स, बट प्रमुख तौर पे 2 पैर आगे और पीछे होते हैं, बट इसके और भी बहुत पैर होते हैं। केकड़ा इज केपेबल ऑफ गोइंग इनटू एनी डायरेक्शन। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज आती है, मंदिर के बाहर अगर आप देखते हो ना, तो सबसे डिस्टिंक्टिव चीज क्या दिखाई देती है आपको? मंदिर के बाहर आपको प्रसाद दिखता है, फूल दिखता है, माला दिखती है, बट उससे भी इंपॉर्टेंट चीज मंदिर के बाहर, जो हर मंदिर के बाहर आपको दिखाई देगी, वो है, क्या है वो? कौन बताएगा? What do you see outside a temple? I am not going to answer. I'll wait till the time you answer. उदय जी, रश्मि जी, खुशबू जी, what do you Water, see sir. outside a temple? Water. Water, okay. Anything else? ऐसे बहुत से मंदिर है जिनके बाहर वाटर नहीं मिलता। प्लांट्स। प्लांट्स, वेरी गुड। और कोई? चप्पलें। हर मंदिर के बाहर यू विल फाइंड पेयर ऑफ स्लीपर, शूज, सैंडल्स, 100% मिलेगा आपको। What does it denote? It denotes that lot of people have gone inside the temple. उसी तरह ये जो कर्क राशि है ना, इसको सेंटीपीड, इसको बहुत सारे पैर दिए गए हैं, which represent many people. इसीलिए चंद्रमा जनता का कारक है। It is, moon is
रिस्पॉन्सिबल ऑफ ब्रिंगिंग लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन वन प्लेस। इसीलिए जब भी हम किसी का चार्ट स्टडी करते हैं, आपको मून भी स्टडी करना है, बिकॉज वो आदमी तब तक फेमस नहीं हो सकता जब तक कि उसका मून स्ट्रांग ना हो। फॉर हिम टू बी फेमस इन द वर्ल्ड, it is responsibility of the moon, because it's a centipede. कर्क राशि has got many feats. many feats का मतलब है पब्लिक। आपको पब्लिक की डिनोशन आप पैरों से ही करते हो, बहुत सारे लोगों को एक जगह इकट्ठा करना। इसीलिए राजनेताओं के उसमें चंद्रमा मेक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस फिल्म स्टार्स, क्रिकेटर्स, इनको मून का बहुत शौक है। बिजनेसमैन, अगर आपका चंद्रमा स्ट्रांग नहीं है ना, आप अपना सामान बेचोगे किसको? तो यू नीड जनता, आपको पब्लिक चाहिए ही चाहिए। तो ये याद रखना कि सेंटीपीड चंद्रमा इस जनता का कारक। अगर आपको कहीं उच्च का चंद्रमा दिखाई देता ना, ऐसे व्यक्ति का फेमस होने का बहुत अच्छा चांस है, बिकॉज दिस चंद्रमा हैज द कैपेबिलिटी ऑफ ब्रिंग अ लॉट ऑफ पीपल। दिस राशि इज अ ब्राह्मण राशि। मैं क्यों ब्राह्मण कह रहा हूं? बिकॉज ये नाइट स्ट्रांग होती है और ये रात को 4 से 6 के बीच में बहुत स्ट्रांग होती है। 4 से 6 इज व्हाट टाइम? What do you do 4 to 6? It's a very strong time of meditation. This Rashi is, because it's this Rashi is a Brahman Rashi, और ब्राह्मण बनने के लिए आपको सुबह 4 बजे उठ के मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। तो इस राशि को हम 4 से 6 के बीच में इसलिए लिंक करते हैं कि चंद्रमा हमारा मनस है। अगर कोई भी व्यक्ति सुबह 4 बजे उठ के मेडिटेशन कर लेता है ना, 99% उस व्यक्ति के डिप्रेशन में जाने के, या मेंटल प्रॉब्लम होने के, या एग्रेसिव होने के, ये सब चीजें बिल्कुल खत्म हो जाती है। उस व्यक्ति का थॉट प्रोसेस बहुत चैनलाइज्ड हो जाता है, बिकॉज ही इज वेकिंग अप एट द टाइम व्हेन मून लाइट्स यू टू वेक अप। सूर्योदय के बाद मेडिटेशन नहीं होता, आपके ध्यान रखना। चंद्रमा के ही राज में मेडिटेशन होता है। सूरज उठाएगा, आपको सीधा काम पे भेज देगा। सूरज आपकी बॉडी है, चंद्रमा आपका माइंड है। तो जब बॉडी का टाइम आएगा तो वो कहेगा भैया फावड़ा उठाओ, अपना टिफिन उठाओ और ऑफिस जाओ, डोंट डू मेडिटेशन। सनराइज के बाद नोबडी कैन डू मेडिटेशन, ओनली व्हेन मून इज देयर यू हैव टू डू मेडिटेशन। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त का समय, कई बार तो 2:50 पे भी ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है, 3:10 पे ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है। So the strength of Kark Rashi is between 4 to 6, and it is a Brahmana Rashi. If you want to become a Brahman, you have to start meditating at 4 a.m. मैं आपको सच बता रहा हूँ, जिन लोगों को ये मानसिक प्रॉब्लम होती है ना, जो लोग बहुत विचलित फील करते हैं, इनफैक्ट जिन लोगों को शारीरिक प्रॉब्लम भी है ना, if they start waking up at 4 a.m. and they start doing meditation, 50 or 60% of the physical problems will go away, and I think 100% of mental problems will go away. चंद्रमा इज ऑल्सो कारक ऑफ आवर, सॉरी, हमारी हेल्थ का कारक है। अगर आप चंद्रमा के टाइम पे उठ के अपने मनस को मेडिटेशन में डालते हो, योर हेल्थ विल ऑलवेज इंप्रूव। इट इज अ वाटर राशि। मैंने बोला ना 4, 8, 12 जल राशि होती है, और ये वाटर कहाँ मिलता है आपको? फॉरेस्ट के पास, बिकॉज कर्क को जंगल पसंद है। एंड इट्स अ चर राशि, इट्स अ मूविंग राशि, सो मेनली ये डिनोट्स फ्लोइंग वाटर, ये नदियों को डिनोट करता है, जिस रिवर में पानी बह रहा है, बिकॉज इट्स अ चर राशि, इट्स अ जलीय राशि। बहुत सिंपल है हमारे लिए बोलना कि पानी बहता हुआ होगा, है कि नहीं सिंपल? ओके, इट इज ऑल्सो अ हाइंड राइजिंग। इस केस में जो फर्स्ट 10 डिग्रीज होते हैं वो आपके मूवमेंट को दर्शाते हैं। काफी सारे पैर हैं तो यू विल मूव इन ऑल द डायरेक्शन। जो मिडिल 10 डिग्रीज में कर्क राशि में पैदा होते हैं ना, मिडिल केकड़े का जो बीच का हिस्सा होता है ना, दैट इज द ब्रेन। सो कर्क राशि के लोग जो मिडिल, मतलब 10 से 20 डिग्री में पैदा होते हैं ना, दे आर वेरी ब्रेनी। एंड जो लास्ट 10 डिग्रीज में होते हैं, जो आगे के जो केकड़े के जो पैर होते हैं ना, दे हैव गॉट पॉइजन। तो कर्क राशि में जो 20 to 30 में पैदा होते हैं ना, दे आर, आई वुड नॉट से पॉइजनस पीपल, बट उनसे पंगा लेना कई बार भारी पड़ता है, बिकॉज
वो मेंटली इतने मतलब आपको मिटाने में लग जाते हैं कि मैं कुछ भी हो जाए, मेरा नुकसान हो जाए, लेकिन मैं इसको चैन से नहीं बैठने दूंगा. दे बिकम वेरी नेगेटिव. एंड बिकॉज दिस हैज मेनी पैर, ये ना किसी भी डायरेक्शन में भागता है, ये किसी भी डायरेक्शन में भाग सकता है केकड़ा. ये जरूरी नहीं कि आगे और पीछे चलता है, बिकॉज इसके बहुत सारे पैर होते हैं, ये किसी भी डायरेक्शन में भागता है. और पब्लिक की ना बहुत गंदी आदत होती है. देखो आपने देखा ना, इफ यू पुट केकड़ाज इन द बकेट, उस उस बकेट पे आप अगर 100 केकड़े एक बकेट में डाल दो ना, उस पर कोई ढक्कन मत लगाओ, एक भी केकड़ा ऊपर नहीं जा सकता. जो केकड़ा ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है ना, 4 केकड़े पकड़ के उसको नीचे खींच लेता है. सेम पब्लिक मेंटालिटी होती है हमारी. पब्लिक नहीं चाहती कि कोई हम में से ऊपर उठे. अगर आपके बहुत सारे दोस्त हो जाएंगे ना, तो वो दोस्त आपको कुछ बनने नहीं देंगे. दे विल नॉट लेट यू बी सक्सेसफुल. वो पकड़ के आपको खिंचा रहे, कहाँ जा रहा है, पढ़ के क्या करेगा, सिगरेट पीते हैं ना, चल शराब पीते हैं ना, चल वहां चलते हैं. ये होता ही होता है. द मोर यू आर सराउंडेड विद पब्लिक, आपका जो एक्चुअल कॉज है ना वो खराब होता है. दे विल पुल यू डाउन. ये केकड़ों की मेंटेलिटी होती है. इसीलिए जो हर्ड मेंटेलिटी होती है ना, दे विल पुल यू डाउन. अगर 100 आदमी मिलके एक को मार रहे हैं ना, तो उसमें से कोई खड़ा नहीं होता कि इसको मत मारो, क्योंकि वो मेंटेलिटी ऐसी बन जाती है. दे विल पुल यू डाउन. वो आपको भी बिल्कुल गर्त में गिरा देते हैं. ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट होता है केकड़ों का, कर्क राशि वालों का. ओके जी, सिम्हा. लियो राशि. दिस इज अ चतुष्पाद राशि, बिकॉज यहाँ पे क्या है, शेर है, 4 पैर आ गए यहाँ पे. इट्स अ क्षत्रिय वर्ण. हर राशि का, हर प्लेनेट का एक वर्ण होता है. इसका जैसे हमने कर्क राशि का ब्राह्मण वर्ण पढ़ा, सिंह राशि का क्या वर्ण है, इट इज अ क्षत्रिय वर्ण. क्षत्रिय वर्ण क्यों दिया गया सिंह राशि को? बिकॉज सिंह राशि इज डायरेक्टली लिंक्ड टू गवर्नेंस, रूलर एंड किंग्स. राजा कौन है? सूर्य. उसकी राशि कौन सी है? सिंह राशि. इसीलिए इसको क्षत्रिय राशि. क्षत्रिय राशि का मतलब है कि आपको अटैक सहना भी पड़ेगा, आपको अटैक करना भी पड़ेगा, आपको बैटल्स जीतनी भी पड़ेंगी, आपको दुश्मनों को मारना भी पड़ेगा. और उसके बाद क्या करना होता है? एक राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? अ किंग हैज टू रूल द वर्ल्ड. अ किंग नीड्स टू रूल द वर्ल्ड. अपने राज्य पे उसको राज्य करना है. उसके लिए अ किंग हैज टू बी very very tactful and intelligent. He has to behave in a certain way, and that all those qualities have been given to kshatriyas. ब्राह्मणों के बस का ये नहीं है, वैश्य के बस का नहीं है. वैश्य अपना बिजनेस करेगा, 10,000 या 1 लाख लोगों को रूल नहीं कर सकता. ये काम क्षत्रियों को सूट करता है. इसीलिए सिम्हा को क्षत्रिय वर्ण बोला गया. हेड राइजिंग. अब शेर का सारा जो स्ट्रेंथ है ना, वो उसके सर में है, जबड़े में. इसीलिए जब आप देखते हो ना, द लायन गोस फॉर द जगुलर. जगुलर मतलब वो किसी भी अपने शिकार की गर्दन पकड़ता है, और गर्दन को तब तक दबाता रहता है जब तक शिकार ना बन जाए. इसीलिए अ, आप फर्स्ट 10 डिग्रीज ऑफ उसमें जब पैदा होते हो ना, लियो राशि में, तो यू आर वेरी वेरी स्ट्रांग. मतलब आप बेसिकली, हेड राइजिंग का मतलब है कि हमारा क्राउन, जो राजा का मुकुट है, वो आपके सर पे ही आता है. तो फर्स्ट 10 डिग्रीज ऑफ लियो इज वेरी वेरी पावरफुल, बिकॉज वन, इट हैज द क्राउन का पावर, मुकुट का पावर, एंड सेकेंडली इट हैज द बाइटिंग पावर. शेर की जो बाइटिंग पावर है ना, दैट इज इन फर्स्ट 10 डिग्रीज. सो स्टार्ट पुटिंग दीज थिंग्स इन चार्ट्स. मतलब मैं जो ये डिग्री वाला कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ना, आप इसको स्टार्ट अप्लाइंग टू द चार्ट्स. लियोस जनरली विल हैव अ लार्ज बॉडी. मतलब बल्जिंग बॉडी रहती है. एक होता है ना कि मतलब, बिकॉज उनका ना एक स्टाइल होता है. मतलब दे वुड लाइक मोर स्पेस टू सिट, they would like more space to stand, they cannot be squeezed. So उसके लिए large body is important. So इसीलिए उनको हमेशा Leos will have a definite, मतलब उनका एक, you cannot ignore them. भीड़ में उनकी बॉडी में कुछ ऐसा, सर बड़ा होगा, हाथ बड़े होंगे, शरीर बड़ा होगा. मतलब there would be some distinct thing in their bodies which you will find very distinct, जिससे कि वो अलग से पहचाने जाएंगे.
राजा को अलग से आप देख सकते हो, बहुत लाल है, लंबा है, चौड़ा है। तो सच पीपल विल हैव लार्ज बॉडीज। इट अगेन बिकॉज शेर है तो फॉरेस्ट को लाइक करता है। डायरेक्शन ईस्ट है, बिकॉज मैंने बताया ना आपको, ऑल द फायरी साइंस हैव ईस्ट डायरेक्शन। एंड सिम्हा, बिकॉज इट इज रूल्ड बाय सन, सो इट इज डे स्ट्रॉन्ग, इट कैन नॉट बी नाइट स्ट्रॉन्ग। कहीं भी पराशर आप देखेंगे, ऋषि पराशर ने कहीं भी इलॉजिकल बात नहीं की है। मैंने बोला ना, कर्क राशि तक आते आते, एक, दो, मतलब मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क, यहां तक आते आते ना हमारी सारी नाइट स्ट्रॉन्ग राशि थी। जैसे ही हमने सिम्हा में प्रवेश किया, सिंह राशि में, वहां से क्या है, वृश्चिक तक हमारी सब डे स्ट्रॉन्ग राशि हो जाएगी। वृश्चिक के बाद फिर क्या है ना, सनलाइट बिल्कुल मध्यम हो जाती है। वृश्चिक क्या है, बिल्कुल एक गड्ढा है, डार्क प्लेस है। उसके बाद से सारी नाइट स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो अगेन सिम्हा इज अ, so anybody who is born in a Simha Rashi, check whether he is born in day or night. If he is born in day, such person is bound to be strong. ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं, उसके पास स्ट्रेंथ है ही। और अगर वो डे में पैदा हुआ है और वो फर्स्ट 10 डिग्रीज में पैदा हुआ है, ओ, he has got the biting power, he has got the power of the king, he has got the power of, tactful जैसे राजा होता है, so he's got all kinds of things. And as you know, लियो क्षत्रिय वर्ण का है, तो दे आर रेडी टू फाइट, चैलेंज लेना जानते हैं, दे कैन डू गुड इन स्पोर्ट्स, उनके पास पॉलिटिक्स के लिए भी अच्छा होता है, दे आर फाइटर काइंड ऑफ पीपल। सो ऐसे करके मैं आपको क्या कर सकता हूँ, सिर्फ पॉइंटर्स ही दे सकता हूँ, बट जब आप खुद किसी राशि के बारे में सोचना शुरू करोगे ना, कि वो किस राशि को कौन सा एनिमल या कौन सा साइन डिनोट करता है, या किस आइडेंटिफिकेशन से वो राशि चलती है, ऑलवेज यू विल वेरी सिंपली स्टार्ट मेकिंग प्रिडिक्शंस। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कन्या राशि क्यों इंपॉर्टेंट है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसको मरकरी और राहु दोनों रूल करते हैं। मरकरी हमें इंटेलिजेंस, स्किल, टैक्टफुल देता है, और सोचो वो सारे गुण जो मरकरी देता है ना, उसको एक्सपैंड करने का काम राहु करता है। हाँ, राहु इज अ ब्रिलियंट एक्सपैंडर, उसका काम है चीजों को बढ़ाना। कन्या, ये राशि हिल्स में पाई जाती है, जैसे हमारी पार्वती माँ है या शैलपुत्री हैं, जो हमारी माएँ हैं ना, जिनको हम देवी उपासना करते हैं, वो बेसिकली इस राशि से उनका मतलब है। कन्या का मतलब हम वर्गो भी बोलते हैं। वर्गो का मतलब है कि वर्जिन लेडी। वर्जिन लेडी का मतलब है कि जिसके मेंस्ट्रुअल पीरियड्स अभी तक नहीं हुए हैं। दी दी मोस्ट पावरफुल थिंग इन हिंदू माइथोलॉजी, या आप क्रिश्चियन माइथोलॉजी में भी देख लो, यू टॉक अबाउट वर्जिन मदर। जीसस क्राइस्ट की माँ थी, शी वॉज अ वर्जिन मदर। वो एक वर्जिन औरत ने भगवान को जन्म दिया। तो हमारे हिंदू माइथोलॉजी में भी, क्रिश्चियन में भी, एक कन्या का इतना पावरफुल माना गया है ना, इसीलिए जब आप कंजक बिठाते हो या जब देवी की पूजा करते हो, तो आप कन्या पूजन करते हो। आप ये बोलते हो कि मैं ब्राह्मणों को भी नहीं खिलाऊंगा ना, अगर मैं कन्याओं को ही खिला दूंगा ना तो मेरा काम हो जाएगा। बिकॉज कन्या में वो पावर है। द एंटायर फीमेल पावर हैज बीन मैनिफेस्टेड इन दीज स्मॉल स्मॉल गर्ल्स, जिनकी प्यूबरिटी नहीं हुई है। ये ये राशि डे स्ट्रांग होती है, ठीक है ना। कन्या राशि, आप देखो कितना मजेदार है। 6th हाउस में आपकी सर्विस है। आप सुबह सुबह थैला उठाते हो, लैपटॉप का बैग लेते हो, लंच लेते हो और ऑफिस के लिए निकल जाते हो। दिस राशि मेक्स यू वर्क। व्हाई डज इट मेक यू वर्क? आप मेरे पढ़ाने के बाद घर जाके दोबारा कन्या राशि को देखना। इट्स डिनोटेड बाय अ लेडी जिसके हाथ में, आप ये कह लो कि कोई फसल है, मतलब क्रॉप है, गेहूं हो, चावल हो, वी डोंट नो, आई डोंट नो क्या है। कन्या राशि हार्वेस्ट को रूल करता है। जब हमारी दुनिया में सिर्फ खेती होती थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ होता था, तो सुबह सुबह उठ के आपको खेत पे जाना पड़ता था, चाहे उसको पानी देना है, चाहे उसमें से कीट
ये अपने क्या बोलते हैं, कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट्स, इनको भगाना है, या उसकी खुदाई खुदाई करनी है, या उसमें से घास हटानी है, या उसको काटना है। मतलब द टेम्पटेशन ऑफ हार्वेस्टिंग क्रॉप का मतलब है कि भाई जिस काम को करने से आपको बेनिफिट होगा, जैसे मैं नौकरी करूंगा तो मुझे सैलरी मिलेगी तो मेरा घर चलेगा, ऐसे सब कामों को कन्या राशि डिनोट करती है। इसीलिए कालपुरुष की कुंडली में वर्गो आती है छठे घर में, एंड छठा हाउस डिनोट्स योर डेली रूटीन। आप मेरी बात ध्यान से सुन लेना। 50% चार्ट्स की प्रॉब्लम सही हो जाती है अगर आप उसका 6th हाउस ठीक कर दो। 6th हाउस का मतलब है डेली रूटीन। अगर किसी चार्ट में आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप उसका कम से कम उसको बोलो कि भैया ऐसा है, आप सुबह उठने का, दोपहर को खाने का, रात को सोने का, आप एक टाइम फिक्स कर लो। अगर आपका डेली रूटीन सही हो गया ना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 6th हाउस हमारी बीमारियों का भी होता है, रोग रिपु ऋण। अगर आपका रूटीन सही है, आप सुबह टाइम से उठ रहे हो, टाइम से खा रहे हो, टाइम से पी रहे हो, आपको बीमारियां नहीं लगेंगी। जब भी कोई बीमार पड़ता है सबसे पहले उसका रूटीन खराब हो जाता है। क्यों मना करते हैं कि शाम को सोना नहीं चाहिए? आपने सुना होगा बुजुर्गों को कहते हो बेटा सनसेट ऐसे में सो मत, बाहर निकलो। मैं बहुत बड़ी रेमेडी दूंगा लास्ट में आपको कैंसर की। शाम को कभी भी घर में नहीं सोना चाहिए। शाम को कौन सोता है? या तो जिसको फीवर है या जो बीमार है। शाम को सोने का मतलब है कि आप बीमार हो। जो व्यक्ति शाम को इवनिंग में गोधूली, जब गोधूली का मतलब है कि जब सूरज छुप रहा है और चंद्रमा उग रहा है, उस टाइम पे जो घर से निकल के वॉक कर लेता है, 99% ऐसे व्यक्ति बीमार नहीं पड़ते। मतलब एक एक आप ये मान लो कि रामबाण दवा है ये। जो भी व्यक्ति शाम को मूवमेंट नहीं करता है, हमारी बॉडी बहुत लथार्जिक हो जाती है शाम को, उसको समझ ही नहीं आता करना क्या। ना वो डिनर का टाइम है, ना वो लंच का टाइम है, ना वो सोने का टाइम है, ना वो जगने का। इन्वेस्ट दैट टाइम ऑन योर बॉडी। आप अपनी बॉडी को उस समय एक्टिव करो। पहले जमाने के ऋषि मुनि शाम को एक्सरसाइज करते थे, उसके बाद संध्या करते थे, उसके बाद भोजन करते थे। शाम को बिल्कुल भी सोना नहीं चाहिए। तो दिस राशि, इस वर्गो राशि, कन्या राशि, ये आपका रूटीन सेट करती है। ये आपको रीजन देती है कि सुबह उठो, काम पे जाओ, शाम को भी कुछ करो, बिकॉज आपको हार्वेस्ट करना है। और अब हार्वेस्ट तो है नहीं, अब आपकी जॉब है। इसीलिए ये राशि फॉल्स इन द 6th हाउस। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट राशि। आपके जितने षड रिपु है ना, सारे के सारे यहां बैठे होंगे। ये तामसिक राशि है। क्यों तामसिक है? बिकॉज इस राशि को मरकरी और राहु रूल करते हैं। अब मरकरी की एक प्रॉब्लम है। मरकरी इज अ चाइल्ड। मरकरी एक बच्चा है। मरकरी जिसके सानिध्य में आ जाता है, जिसके इन्फ्लुएंस में आ जाता है, वैसे ही हो जाता है। अब मरकरी को यहाँ पे राहु इन्फ्लुएंस करता है इस राशि को। राहु की मूल त्रिकोण राशि है ये। राहु का ऑफिस है यहाँ पे, राहु बहुत स्ट्रांग होता है। राहु यहाँ पे आके काम करता है। मरकरी बिल्कुल राहु की तरह बन जाता है। तो अगर आपने, देखो राहु ना बुरा प्लैनेट नहीं है। अगर आप राहु को सही से यूज कर लो ना, तो अगर 6th हाउस का अगर आप अपना काम सही कर लेते हो, अगर आप अपने जॉब के प्रति सिंसियर हो, तो आपको प्रमोशन से कोई नहीं रोक सकता। परेशान वो लोग होते हैं जो जॉब में सिंसियर नहीं होते। वी कीप ऑन कंप्लेनिंग कि मेरा बॉस ऐसा है, मेरी कंपनी ऐसी है। हम कभी ये नहीं देखते कि हम क्या कर रहे हैं। हम लेट पहुंच रहे हैं, अपना काम सही से नहीं कर रहे। अगर आपका रूटीन ठीक है, इफ योर टाइम मैनेजमेंट इज गुड, दिस राहु विल मेक यू अ हीरो। सो मैं इतना टाइम इस राशि पे इसीलिए ले रहा हूँ कि दिस राशि इज नथिंग बट योर 6th हाउस। आपके 6th हाउस में षड ऋतु है, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर्य। ये 6 की 6 हमारी जो प्रॉब्लम्स है ना लाइफ की, ये सारे 6th हाउस में बैठी। और इन सब का एक इलाज है, यू हैव टू वर्शिप द फीमेल पावर विच इज माँ दुर्गा। राहु को कंट्रोल करने की पावर सिर्फ माँ दुर्गा में है। तो आपको दो चीजें करनी है। आपको 6th हाउस में अपना रूटीन ठीक करना है, एंड देन यू हैव टू वर्शिप माँ दुर्गा। दिस, इसीलिए ये वर्जिन राशि, ये इतनी प्योर राशि है। एक चीज और बता देता हूं मैं आपको। इट्स अ हेड राइजिंग राशि, ठीक है ना। आप फर्स्ट 10 डिग्री, सेकंड 10 डिग्री, वो आप अपने हिसाब से आप कर लेना। मैंने आपको 3 4 5 राशियों में सिखा दिया है।
इट्स अ बाइपेड राशि। लियो क्या था, क्वाड्रपेड, चतुष्पाद राशि थी। ये क्या है, इसमें क्या है, लड़की है इसलिए दो पैर आ गए। इसमें मीडियम बिल्ट होता है, जनरली औरतों का जो बिल्ट होता है वो आदमियों से कम होता है, इसीलिए इनका सदर्न रेजिडेंस होता है। कौन सी राशि है ये, किस तत्व की राशि है, पृथ्वी तत्व की राशि हमेशा साउथ में जाती है। वर्जिन गर्ल इज वेरी पायस, दिया है, दे वांट परफेक्शन। इस अब इस राशि की समस्या समझ लेते हैं। अब आप देखना चार्ट्स पढ़ के, लग्न में जिसके ये राशि आती है ना, ऐसे लोग मतलब गजब की डीप में चले जाते हैं उन चीजों को। दे वांट परफेक्शन इन एवरीथिंग, अननेसेसरी की परफेक्शन भी करते हैं। अगर सपोज आपके घर में कोई मेहमान आया और आपकी बिटिया मान लो कन्या राशि की है, वो पता है क्या बताएगी, पापा पहले घंटी बजी, फिर मैं घंटी दरवाजा खोलने गई, फिर एक अंकल आए, उन्होंने रेड कलर के शूज पहने हुए थे, व्हाइट कलर की शर्ट पहनी हुई थी और जीन्स पहनी हुई थी। फिर उन्होंने आते ही पहले हमको नमस्ते किया, नमस्ते भी उन्होंने ऐसे किया। फिर वो सोफे पे बैठे, फिर मम्मी ने पूछा आप चाय पियेंगे, फिर उन्होंने कहा हाँ मैं चाय पीऊंगा। फिर मम्मी ने चाय बना के दी, चाय के साथ पापा मम्मी ने दो नमकीन दी। दे आर सो मच इनटू, मतलब इतनी डीप में वो चले जाते हैं ना, मतलब इसका कोई वो ही नहीं है, लिमिट नहीं है। इसीलिए ऐसे लोग बहुत डिटेल्ड एंड ऑर्गेनाइज होते हैं। बट क्या होता है इससे, जब आप बहुत ज्यादा डिटेल में चले जाते हो ना, आपके अंदर बहुत कंफ्यूजन पैदा हो जाती है। सो फॉर सच पीपल इट इज एडवाइज्ड कि भैया राहु मत बनो, अपना मरकरी एक्टिवेट करो, राहु मत एक्टिवेट करो। राहु क्या करता है, डिटेल 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 डिटेल, घुसो अंदर डीप डीप डीप, इट गिव्स यू पावर ऑफ डीप रिसर्च। और कई बार क्या होता है, ये ओवर एनालिटिकल हो जाते हैं, बहुत एनालिसिस करने लग जाते हैं, जिससे इनको प्रॉब्लम होती है। ये सूत्र दे रहा हूं, आप लोग अच्छे से नोट कर लो। वेर एवर वर्गो इज, प्लीज बी प्योर एंड पायस इन दैट हाउस। जहां भी कन्या राशि आपकी कुंडली में पड़ती है, भगवान के लिए उस हाउस में बेईमानी मत करो। अगर कन्या राशि आपके थर्ड हाउस में पड़ती है, तो आप अपने छोटे भाई बहनों से किसी प्रकार की बेईमानी मत करो। अगर आपकी कन्या राशि सिक्स हाउस में पड़ती है, तो आप अपने जॉब में, आप अपने कलीग्स के साथ, आप अपने ऑफिस में डोंट डू एनी काइंड ऑफ बेईमानी, बिकॉज ये राशि बहुत प्योर है। अगर ये राशि जिस हाउस में फॉल करती है, वहां पे अगर आप प्योरिटी बना के रखोगे, वहां पे आप पवित्रता बना के रखोगे, आप मार नहीं खाओगे। लेकिन अगर उस हाउस में आपने बेईमानी करी, तो ये इतना बुरा मारेगा इसका राहु कि आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। सपोज 11th हाउस में आपकी ये राशि है, अपने बड़े भाई बहनों के साथ बेईमानी मत करो। 7th हाउस में राशि है, अपने बिजनेस पार्टनर्स, स्पाउस के साथ चीटिंग, ये सारे काम मत करो आप। बी ऑनेस्ट टू द लाइफ फॉर्म इन विच एवर हाउस दिस राशि फॉल्स। आप अपने अपने चार्ट में लगा के देख लेना। अगर आप कहीं ना कहीं परेशान हो ना, तो देखना, अगर हो सकता है, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, किसी के सिक्स हाउस, सिक्स राशि, वर्गो राशि थर्ड हाउस में आए, उस आदमी ने अगर अपने छोटे भाई के साथ चीटिंग किया होगा ना, तो शायद उस चीटिंग के बाद से उसकी लाइफ टर्मोइल्स में चली गई होगी, और वो आदमी को आसानी से याद नहीं आता। पर आप उसको ये पूछ सकते हो कि आपकी वर्गो राशि मुझे थर्ड हाउस में दिख रही है, आप बहुत परेशान हो, क्या आपने अपने छोटे भाई के साथ कुछ गलत किया है? मे बी दैट पर्सन से हाँ मैंने किया। सो मैं आपको दोबारा ये वार्न कर रहा हूँ, आप जिसका भी चार्ट देखो, ऑलवेज लुक आउट फॉर राशि नंबर 6। अगर राशि नंबर 6 के हाउस में उस व्यक्ति ने पवित्रता नहीं रखी है, वो 100% परेशान होगा। 6 नंबर राशि त्रिशडाय भी है, 3, 6, 11 की बीच की राशि है, तो 6 नंबर राशि बहुत खतरनाक है। आप जहां भी 6 नंबर राशि फॉल करती है ना, आप भगवान के लिए वहां पे पवित्रता बना के रखो। उस स्फीयर ऑफ लाइफ में यू हैव टू बी पायस, यू हैव टू बी प्योर। एनी क्वेश्चंस? sir. तुला राशि जल्दी जल्दी खत्म कर लेते हैं। ओके, तुला राशि इज अगेन हेड राइजिंग बिकॉज
देयर इज अ मैन हु इज होल्डिंग अ तुला, मतलब वेइंग मशीन होल्ड कर रहा है. इट्स अ डे स्ट्रॉन्ग राशि. उसका रेजिडेंस वेस्ट में होता है. आपको पता है क्यों होता है? जितनी विंडी राशि है सबका रेजिडेंस विंड में होता है. वो प्लेन्स उनको पसंद है. नाउ तुला राशि इज वेरी वेरी मिस्चीवियस राशि. क्यों मिस्चीवियस होती है तुला राशि? इट्स अ हेड राइजिंग राशि. ठीक है ना. अब तुला राशि के 3 पार्ट्स हैं. तराजू समझ में आ रहा ना आपको? तराजू को लेफ्ट वाला तराजू है, राइट वाला तराजू, और बीच में एक आदमी है. यही है ना तुला राशि. ठीक है. पहला पार्ट आता है पहला तराजू, दूसरा पार्ट आता है वो आदमी, और तीसरा पार्ट आता है तीसरा, मतलब वो जो सेकंड पार्ट ऑफ द वेइंग मशीन. मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं. फर्स्ट 10 डिग्रीज ऑफ तुला राशि इज द पहला वेइंग स्केल, तराजू का पहला पलड़ा. उसके बाद सेकंड 10 डिग्रीज में वो व्यक्ति आता है जिसने तराजू पकड़ा हुआ है, और तीसरे 10 डिग्रीज में दूसरा पलड़ा आता है तराजू का. ठीक है ना. अब जो लोग पहले 10 डिग्रीज में बॉर्न होते हैं ना, तो ये जो तराजू का पलड़ा, ये इसमें बैलेंस नहीं है. बैलेंस आदमी के हाथ में है. तो ये क्या है ना, ये तराजू का जो वेइंग स्केल है ना, ये बायस्ड रहता है. फर्स्ट 10 डिग्री वाले जो लोग होते हैं ना, वो मटेरियल चीजों के प्रति बायस रहते हैं. उनका जो ऊपर नीचे इंक्लिनेशन है वो बहुत ज्यादा है मटेरियल चीजों के पीछे. दे आर नॉट स्टेबल. आज वो कहेंगे मेरे को ये कार पसंद है, कल वो कहेंगे मेरे को ये कार पसंद है. मतलब उनका दिमाग मटेरियल चीजों के बीच में ही घूमता रहता है. और जो लोग तीसरे भाग में पैदा होते हैं, द थर्ड पार्ट ऑफ, जिसमें कि वो वेइंग स्केल का दूसरा पलड़ा है, वो लोग इमोशनल बायस रहते हैं. इमोशनली दे आर बायस्ड. उनके 2 बच्चे होंगे, वो एक बच्चे को ज्यादा प्यार करेंगे, दूसरे को कम करेंगे. उनके 2 भाई होंगे, वो एक से ज्यादा प्रेम करेंगे, दूसरे से कम करेंगे. दे आर इमोशनली दे आर बायस्ड. बट फिर भी वो जो थर्ड 10 डिग्री वाले लोग हैं ना, वो इतने बुरे नहीं होते. बट ये जो फर्स्ट 10 डिग्री वाले हैं, जो मटेरियल बायस वाले लोग हैं, ये बहुत मिस्चीवियस लोग होते हैं. लेकिन तुला राशि का बेस्ट लोग जो होते हैं, जो बीच में पैदा होते हैं, बिटवीन 10 to 20 डिग्रीज, बिकॉज यहाँ पे वो मनुष्य है जो चीजों को बैलेंस करता है. द पीपल हु आर बोर्न इन मिडिल ऑफ तुला राशि आर वेरी वेरी बैलेंस्ड. आप उनको देखोगे वो किसी भी समय पे वो बैलेंस रहते हैं. और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि तुला राशि का मालिक शुक्र है. तो आप किसी भी पलड़े में हो या किसी भी डिग्री में हो, अल्टीमेटली आप एक प्रॉस्परस होते हो. अगर आप सही काम करते हो ना, तो आपकी लाइफ में प्रोस्पेरिटी होती है. अगर आपका लग्न तुला है, तो आप चेक करो कि आप किस में हो. अगर आप बीच वाली राशि में हो, आपकी पर्सनालिटी अमेजिंग होगी, बिकॉज यू आर बैलेंसिंग दी तराजू. यू हैव द बैलेंसिंग एक्ट. आपके अंदर एक गजब का बैलेंस होगा. यू विल बी neither inclined towards material, neither inclined towards emotional. You will be able to manage both the things. ये आदमी ऑफिस भी मैनेज कर लेता है, घर भी मैनेज कर लेता है, ये आदमी हर चीज मैनेज कर लेता है. इट्स ब्यूटिफुल इफ यू आर बोर्न इन मिडिल ऑफ द राशि. तो आज तुला राशि तक ही पढ़ेंगे. और मेरी आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपने कभी राशि को इस एंगल में आज तक पढ़ा होगा. अगर पढ़ा है तो आप बता सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगेगा. पर दिस इज टोटली अ न्यू एंगल ऑफ स्टडीइंग द राशि. एंड ट्राई टू फाइंड आउट कि राशि को आप देखो कि किस पार्ट में वो व्यक्ति पैदा हुआ है एंड हाउ ही बिहेव्स. तो बाकी वृश्चिक राशि से लेकर और मीन राशि तक हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे. लेकिन प्लीज, मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट बताए हैं वर्गो राशि के, टॉरस राशि के, बताए ना कॉन्सेप्ट. टॉरस में सन से 10th देखो क्या हो रहा है, वो लाइफ फॉर्म बहुत मजबूत होगी. फिर मैंने वर्गो बताया कि जहां पे वर्गो है, वहां पे आपको पूर्ण पवित्रता बना के रखनी है. अगर आपने वहां पे पवित्रता नहीं बनाई है, तो आप वहां पे स्ट्रगल कर रहे हो. और तुला राशि में, और हमने हर राशि में ऑलमोस्ट बात की कि पहले 10 डिग्री, दूसरे 10 डिग्री, तीसरे 10 डिग्री. तो आप प्लीज इनको चार्ट्स पे लगाओ. और अगर चार्ट्स में कुछ आपको समस्या आती है तो मेरे को बताओ. एंड जस्ट
स्टडी दी साइन, मतलब जैसे कर्क राशि है तो कर्क को समझो, केकड़े को समझो, सिंह है तो सिंह को समझो, शेर को समझो, अगर तुला है तो वो आदमी जो वेट होल्ड किए हुए है वो किधर जा रहा है, वो सब चीजें समझो, आपको सारी राशि समझ में आ जाएगी। तो आई होप नोबडी हैज क्वेश्चन। सो कल गुरु पूर्णिमा है, तो कल के बारे में बस मैं इतना ही कहूंगा कि जितने भी गुरु रहे हैं ना आपके जीवन में, सबको याद करो, सबको धन्यवाद दो। एस्ट्रोलॉजिकली भी बड़ा अच्छा समय रहता है, सूर्य और चंद्रमा की एक खास कॉम्बिनेशन होती है जिसकी वजह से ये गुरु पूर्णिमा आता है। चंद्रमा अपने फुल उस पे होता है, सूर्य की पूरी लाइट, मतलब धर्म की पूरी रोशनी आपके मन पे पड़ रही है, आपका मन एकदम मतलब स्पिरिचुअली इतना इंक्लाइंड हो गया है कि उसको गुरु के सिवा कुछ नहीं दिखाई देता। इट्स अ वेरी वेरी स्पेशल एंड ऑस्पिशियस डे। कल के दिन साधना जरूर करनी चाहिए। तो आप अपने अपने गुरुओं को याद करो, जिसने भी आपको कभी भी कुछ भी सिखाया हो, उसको थैंक यू बोलने का दिन है। और जिन लोगों के खुद के गुरु हों, मतलब स्पिरिचुअल गुरु हों, एस्ट्रोलॉजिकल गुरु हों, या ऑफिस में भी आपके प्रोफेशनल गुरु हों, आप उन सबको धन्यवाद दीजिए। इट्स अ वेरी स्पेशल डे। और कल के दिन आपका दिमाग एक बहुत अलग तरीके से काम करता है, आप खुद ऑब्जर्व करोगे। इफ यू ट्राई टू स्टडी समथिंग ना, आपको लगेगा कि हाँ यार, मैं ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ रहा हूँ। तो कल की शुभकामनाएं और शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले हफ्ते। जय माँ। जय माँ। जय माँ एवरीवन।